जय हिंद दोस्तों, मैं विशल एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एग्जाम हैरियर पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, डेली मॉर्निंग आप लोग मेरे साथ करंट अफेयर 5 AM पर कवर करते हो। और अभी रिसेंटली संडे को मैंने क्लास की छुट्टी कर दी थी और आपको मैंने बताया था कि कुछ ना कुछ इनोवेटिव जब तक नहीं होता तब तक आगे काम करने में मज़ा नहीं आता है। इसीलिए प्रकृति का नियम है, जैसा कि आपको पता है, कुछ ना कुछ कभी ना कभी अपडेट होता रहता है। बचपन से लेके आज तक आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होंगी जो आपके सामने ही बनी हैं और आपके सामने ही बिखर गई, लेकिन कुछ अपडेट के साथ। आपने देखा होगा भारत के अंदर या फिर किसी भी चीज़ में आप देख लो, मैं ऑटोमोबाइल की बात करता हूँ या अगर मैं मोबाइल्स फ़ोन की बात करूँ, आपने देखा होगा पहले आईफ़ोन जो होता था किस मॉडल में आता था, अब आईफ़ोन किस मॉडल में आता है। मतलब पुराने वाले आईफोन नए वाले आईफोन में क्या अंतर हो गया कि वो अपडेट के साथ आने लगे हैं। पहले हम लोग बहुत सारे काम हाथों से करते थे, वही काम सारे लगभग में मशीनें करती हैं, लेकिन काम वही है। लेकिन इसी को हम लोग अपडेटेशन कहते हैं, इन्हीं को हम लोग इनोवेशन कहते हैं। रही बात एजुकेशन की, तो बेटा सबसे बड़ा इनोवेशन सरकार फिलहाल में एजुकेशन के साथ कर रही है। अगर एजुकेशन में देखा जाए, जॉब का जो तरीका है, जो नौकरियों का तरीका है, वो बदल गया है। इसी बेस पर मैंने भी अपने कंटेंट को थोड़ा सा अपडेट किया है। और अपडेट का माध्यम क्या है, उस माध्यम से आप बहुत फिलहाल में दूर हो, क्योंकि इस माध्यम को आप तक पहुंचाने के लिए मैं एकमात्र हूं अभी। क्योंकि अभी तक लगभग मैं इन चीज़ों से आप अपडेट ही नहीं हुए हो, क्योंकि मैं हर चीज़ की डिटेल आपके सामने लेके आता हूँ, लेकिन वही बात है, खुद से कोई मेहनत करना नहीं चाहता है। हर क्वेश्चंस जब भी कंटेंट जो टीचर दे रहा है वो नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि एग्जामिनर आपको जो कंटेंट दे रहा है, ओनली क्वेश्चंस के बेस पर आपके पेपर में वो क्वेश्चंस किस बेस पर आधारित हैं, मेन पॉइंट वहाँ पर आता है। और उन चीज़ों को कभी कोई देखना ही नहीं चाहता है, सब पुराने ढर्रे पर चले आ रहे हैं। तो इसीलिए बच्चों का स्कोर मेरिट हाई जाती है, स्कोर बहुत नीचे रह जाता है। इसकी वजह क्या है, तो मैं आपको बता दूं। करंट अपडेटेड है, क्योंकि स्टैटिक जीके का एक स्टैटिक जीके एकमात्र ऐसा पोर्शन है। साथ ही में अब तो आपकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग भी लैंग्वेज पर बेस आने लगी है। और लैंग्वेज का बेस का मतलब क्या होता है, क्वेश्चंस को घुमाने का तरीका सिर्फ भाषा के आधार पर, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। आप लोग उन क्वेश्चन को सॉल्व तो करते हो, लेकिन पूरे यूट्यूब पर या किसी भी एप्लीकेशन पर आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको अपडेट पैटर्न पर क्वेश्चंस लैंग्वेज बेस पर सॉल्व करवाए और आपको ये भी बताए कि क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछा जा सकता है। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हो, तो बेटा 2024 निकल चुकी है, पूरा साल 2024 में एसएससी की आप लोगों को पता है कितने सारे पेपर्स हुए हैं। आप सारे पेपर्स उठा के देख लो। मैं आपके सामने यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, आप एक एक क्वेश्चन मुझे बोलो कि सर कौन सा क्वेश्चन एग्जाम वो लैंग्वेज पर बेस्ड है। या आप मुझे बता दो सर एक भी क्वेश्चन लैंग्वेज पर बेस्ड नहीं है। आप क्यों नहीं खुद से दिमाग थोड़ा सा लगाते हो। दूसरी बात, स्टडी जीके की जब बात आती है तो बच्चा कहता है करंट अफेयर में 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, बाकी सब स्टडी जीके थी। मैं उस बच्चे से ये कहना चाहता हूँ, स्टडी जीके क्या होती है। और जो स्टडी जीके क्वेश्चंस, उसमें भी आप ये कहते हो स्टडी जीके जो पूछी गई थी आउट ऑफ सिलेबस थी, ऐसे क्वेश्चंस कभी पढ़े ही नहीं। ऐसे क्वेश्चंस आपने इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि वो क्वेश्चंस करंट अफेयर से अपडेटेड हैं। अगर आप करंट अफेयर से इन क्वेश्चंस को अपडेट करोगे तो वो सारे क्वेश्चन न्यूज में आपको मिलेंगे जो स्टडी जीके के हैं। लेकिन ऐसा कोई बच्चा नहीं जो करंट अपडेटेड पढ़ता हो। सबको डेली करंट अफेयर चाहिए 15-20 मिनट की, और स्टडी जीके घंटे की चाहिए, फिर कहते हैं क्वेश्चन नहीं फंसते हैं। क्यों फंसे क्वेश्चन यार। और अगर मैं जहां पर भी गलत हूँ वहां पर आप मुझे प्रूफ कर दो कि सर आप यहाँ पर गलत हो, और बताओ मैं आपको 100% गलत साबित कर दूं। कि कोई भी पेपर आप 2024 का उठा लो, कोई भी पेपर सिंगल उठा के देख लो आप। क्यों नहीं आप समझते हो मेरी बात को। बेटा एक बार खुद से एनालिसिस करके देखो कि यार ये टीचर जो कह रहा है इतने कॉन्फिडेंस के साथ, क्या इसकी बात में सच्चाई है। आपको 1 से 2 घंटे लगेंगे चेक करने में, चेक करो और आगे बढ़ो। खैर चलिए, बात मैंने 3 मिनट आप लोगों से कर ली है, और लेकिन आपके मुद्दे के लिए की है। तो इनोवेशन की जब बात आती है तो बेटा मैंने आप लोगों के लिए इनोवेशन किया है। 1 मिनट आपका 1 मिनट लेकर, सिर्फ 1 मिनट का मैंने बेटा आज से आप लोगों के लिए इनोवेशन किया। जो इनोवेशन आपको शॉर्ट्स के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। बेटा जितनी करंट अफेयर्स एक दिन की होती है, उस करंट अफेयर में वो क्वेश्चन जो आपने कभी नहीं पढ़े या करंट अपडेट स्टैटिक से बन सकते हैं, मैं उस पर डेली एक शॉर्ट्स लाया करूंगा आप लोगों के लिए। ये क्लास जैसे आपको देखने के लिए मिलेगी, देखने के बाद तुरंत शॉर्ट्स वाले ऑप्शन में जाना, वहां पे देखना आज कौन सा शॉर्ट्स बना, यहाँ से कौन सा डाटा इंपॉर्टेंट जो आपको आता ही नहीं है। मजा आ जाएगा आपको देखने के बाद में। खैर चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो क्लास की पीडीएफ वगैरह आपको बेटा टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और शॉर्ट्स वगैरह जो भी है आपको यूट्यूब पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो क्लास के जस्ट बाद शॉर्ट्स जरूर देखिएगा अपने इन्फॉर्मेशन को बूस्ट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। लास्ट में बेटा आपको 25 क्यूज भी देखने के लिए मिलेंगे जो करंट अफेयर्स पर बेस्ड हैं एज अ रिवीजन के तौर पर। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हाल ही में भारत तथा किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जन शुरू किया गया है? ये क्वेश्चन तब का है, आज के एक हफ्ते पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा था और आज आप मेरे साथ ये क्वेश्चन फिर पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि साथियों तब भी मैंने आपसे कहा था ये क्वेश्चन आपको दोबारा पढ़ने के लिए मिलेगा जब ये स्टार्ट होगा तब। ठीक है, तो ये बेटा जो अभ्यास है ये आपके 24 फरवरी से स्टार्ट हो गया, ये आज का अपडेट है। तो कुल मिला के बेटा बात ये है कि 24 फरवरी 2025 से ये अभ्यास जो है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। अब मुद्दे की बात आती है, सर ये अभ्यास कब तक चलेगा? बेटा ये वो अभ्यास है जो सबसे लंबे दौर पर अब की बार चलने वाला है। 9 मार्च बेटा 2025 तक ये अभ्यास आपका चलेगा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, सर इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पर इसको होस्ट किया जाएगा? तो हो लोकेशन आपकी होगी माउंट फुजी पर। कहाँ पर? माउंट फुजी जो है एक प्रकार का बेटा ज्वालामुखी है, जिसके पास इसको होस्ट किया जाएगा माउंट फुजी जगह पर। ये जगह आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलती है बेटा? आपको जापान में देखने के लिए मिलती है। सर अभ्यास किस प्रकार का होता है? तो बेटा याद रखना इसमें दो देश शामिल होते हैं। एक तो आपका बेटा इंडिया शामिल होता है, और तथा बेटा एक जो देश शामिल होता है ऑलरेडी आपको पता होगा, इसमें जापान आपका शामिल होता है। परंतु धर्म गार्जन जो अभ्यास है वो किस प्रकार का है? ये अभ्यास बेटा याद रखना आर्मी टू आर्मी है। ये दोनों देशों के ये दोनों देशों के साथियों आर्मी के मध्य में होने वाला एक प्रकार का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। सर अगर हमसे ये कह दिया जाए कि 2025 में ये अभ्यास हो रहा है तो अब की बार इसका एडिशन कौन सा होगा? तो आपको मैं बता दूं बेटा अब की बार इसका 6वां एडिशन होने वाला है। ये अल्टरनेटिव अभ्यास एक बार भारत के अंदर होता है तो एक बार जापान के अंदर होता है। सर क्या आप हमें ये बता सकते हो ये अभ्यास कब स्टार्ट हुआ था, या फिर हमें ये बता दो कि इस अभ्यास का सर पहला एडिशन कब हुआ था? तो बेटा आपको याद रखना पड़ेगा इस अभ्यास का पहला संस्करण 2018 में प्रारंभ हुआ था। इस प्रकार से बेटा यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर जो करेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा? जापान रहेगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आप लोग हटा दोगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन बेटा कवर हो गया। सर इसका एम क्या है, ये किस उद्देश्य के प्रति यह अभ्यास होने जा रहा है, क्या इसका उद्देश्य रहेगा? तो बेटा याद रखना है शहरी युद्ध। तो इंपॉर्टेंट बेटा डाटा क्या रहेगा? विभिन्न प्रकार के बेटा शहरी युद्ध इत्यादि जो होते रहते हैं। साथ ही में बेटा आतंकवाद विरोधी, साथ ही में आतंकवाद बेटा विरोधी, साथ में आतंकवाद विरोधी। ठीक है, ये आपका अभ्यास होने वाला है। दो इसके बेटा एम बन जाते हैं। ये पूरा आपको डाटा याद रखना है। आगे बढ़ोगे बेटा, जापान इसका करेक्ट आंसर था। तो एक लाइन में आपका क्वेश्चन कवर हुआ। 6th एडिशन में फिर से कह रहा हूँ रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है ये, आज से कल से शुरू हुआ इसलिए इंपॉर्टेंट बन चुका है। तो धर्म गार्जियन बेटा बिटवीन इंडिया एंड जापान कवर हो गया। इसी क्वेश्चन के साथ में वो क्वेश्चंस जो ऑलरेडी अपडेटेड हैं। हाल ही में किसने भारतीय नौसेना में 26वें नौसेना प्रमुख का पदभार संभाला था? तो बेटा भारतीय नेवी के 26वें हेड कौन बने हैं? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं सर। फिर आगे क्वेश्चन पे आइए। सर ये संयुक्त सेना अभ्यास डस्टलिक का आयोजन भारत और किस देश की सेना के मध्य होता है? अभ्यास का नाम क्या है बेटा? संयुक्त सेना अभ्यास डस्टलिक इसका नाम है। किस देश के मध्य होता है? भारत बेटा ये अभ्यास करता है आपके उज्बेकिस्तान के साथ में मिलकर। तीसरा देखिए सर, हाल ही में किस देश की नेवी के प्रमुख मार्क हेमंड भारतीय दौरे पर थे? तो किस देश के बेटा ये नेवी के प्रमुख हैं जो हमारे भारत के दौरे पर फिलहाल में आए हुए थे? तो आंसर साथियों क्वेश्चन का क्या बनेगा? तो याद रखिए आप लोग ये इंडोनेशिया से संबंधित थे, ये बेटा आपके ऑस्ट्रेलिया से थे। तो करेक्ट आंसर बेटा जो क्वेश्चन का रहेगा वो ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर रहेगा। इनका संबंध कहाँ से था? तो आपको याद रखना ऑस्ट्रेलिया से इनका संबंध था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए इसी से रिलेटेड। भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प करता है? बेटा ये फिक्स अभ्यास है, ये अभ्यास हमेशा भारत किस देश के साथ करता है? अमेरिका के साथ करता है। ये अभ्यास रिपीटेड नहीं है, ये अभ्यास बेटा हमेशा होते रहते हैं। ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। पहला क्वेश्चन पूरी तरीके से डन। आज का क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा। हाल ही में किस शहर में ग्रीन मेट्रो सिस्टम पर 5वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? साथियों जब आती है बात ग्रीन मेट्रो की तो सबसे पहले क्वेश्चन जो बनेगा बेटा वो क्या बनेगा? वो आपका बनेगा 5th इंटरनेशनल। क्वेश्चन जो आपका है वो ये है कि 5th एडिशन हो गया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बेटा हो रही है।
क्या हो रही है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किस पर हो रही है बेटा? ऑन ग्रीन मेट्रो। इसका जो उद्देश्य है वो किससे है? तो आपको याद रखना है बेटा, ग्रीन मेट्रो। ग्रीन मेट्रो का मतलब यहाँ पर समझते हो बेटा? ग्रीन मेट्रो का यहाँ पर मतलब समझते हो बेटा? ये आपके इन्वायरमेंट की बात हो रही है। इन्वायरमेंट की बात हो रही है। इन्वायरमेंट में बेटा याद रखना, वहां पर क्लीननेस की बात हो रही है। वहां पर क्लीननेस की बात हो रही। क्लीननेस का मतलब होता है साथियों सफाई। तो आपसे ये पूछा गया कि पांचवा संस्करण इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ जो ग्रीन मेट्रो है ये कहाँ पर हो रहा है? तो आप क्वेश्चन का आंसर बेटा क्या दोगे, कैसे दोगे? तो याद रखना ये बेटा जो शुरू हुआ था, ये जो आपका शुरू हुआ था ये हुआ था 18 फरवरी से। ठीक है, 18 फरवरी बेटा 2025 से शुरू हुआ था। और अगर आपसे पूछ दिया जाए सर इसको होस्ट कौन कर रहा है, तो आपका आंसर बेटा बनेगा शहर तो जो भी हो, लेकिन सबसे पहले आपको याद रखना है डीएमआरसी। इसको होस्ट कौन करेगा? तो याद रखना डीएमआरसी इसको होस्ट करेगा। सर डीएमआरसी कहाँ मिलता है देखने के लिए? तो आपको याद रखना है बेटा मेट्रो भवन। ये कहाँ पर है? ये आपका साथियों मेट्रो भवन में है। और अगर मेट्रो भवन की बात कर दी जाए तो ये आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? तो आपका आंसर रहेगा सर ये हमारा नई दिल्ली में हमको देखने के लिए मिलता है। ये तो आपका पूरी तरीके से साथियों क्वेश्चन हो गया। सर एक बात बताइए, होस्ट को किसने किया? तो करेक्ट आंसर जो रहा बेटा वो आपका दिल्ली रहा, कि इसको दिल्ली के द्वारा होस्ट किया गया है। लेकिन अब आप ये कहोगे आपके पेपर में सर क्या आ सकता है? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएगा वो आएगा डीएमआरसी। पहला क्वेश्चन जो स्टैटिक का बनेगा बेटा वो क्या बनेगा? डीएमआरसी बनेगा। सर व्हाट इज डीएमआरसी? तो दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है, बताने की जरूरत नहीं है। शुरुआत तो बेटा इसकी शुरुआत हुई थी 24 दिसंबर 2002 से बेटा इसकी शुरुआत हुई थी। पेपर में आ जाए सर, अगर हमसे ये कह दिया जाए वर्तमान में इसके चेयरमैन का नाम क्या है, ये प्योर करंट अफेयर बन गई है, स्टैटिक बन गई है। तो आंसर आपका रहेगा मनोज जोशी। वर्तमान में नाम क्या है इनका बेटा? मनोज जोशी इनका नाम है। ठीक है, अगर यहीं पर आपसे कह दिया जाए सर इसके एमडी का नाम क्या है? एमडी का मतलब होता है बेटा मैनेजिंग डायरेक्टर। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर आप लोग बेटा दोगे विकास कुमार। तो आंसर बनेगा जाकर आपका बेटा विकास कुमार। अगर आपके मुख्यालय पूछ दिया जाए तो सीधी सी बात है, दिल्ली मेट्रो का मुख्यालय भी आपको दिल्ली मेट्रो में देखने के लिए बेटा मिलता है, यानी कि आपका नई दिल्ली में देखने के लिए मिलता है। सर इसमें कोई और ऐसी चीज जो इंपॉर्टेंट हो? हाँ है। क्या? जब बात आती है बेटा ग्रीन मेट्रो की, बेटा ग्रीन एनवायरनमेंट पर आधारित है, तो हमारे भारत के अंदर ग्रीन इत्यादि चीजों को देखने वाला संस्थान कौन सा है? तो याद रखना बेटा आईजीबीसी। क्या है? आईजीबीसी। सर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईजीबीसी? तो बेटा आईजीबीसी सब लोग जानते हैं इसके बारे में, बस थोड़ा सा कंफ्यूज हो तो याद रखना इंडियन। इसका फुल फॉर्म बेटा जो होता है वो होता है, जाकर याद रखना बेटा इंडियन ग्रीन। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। इंडियन ग्रीन बेटा बिल्डिंग काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें पता क्या पेपर में आती है? सर क्या आती है? इसका फॉर्मेशन किसने किया था? तो याद रखना ये बेटा आपका 2001 में, ये आपके 2001 में बना था। और पता है किसके द्वारा स्थापना हुई थी? तो सीआईआई के द्वारा। सर सीआईआई का मतलब क्या होता है बेटा? को फेडरेशन इंडिया इंडस्ट्री। सबको पता है इसके बारे में, बहुत बार पढ़ा चुका हूँ मैं। इसकी स्थापना 1895 में, मुख्यालय बेटा दिल्ली में। और चरणजीत बनर्जी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, जिसको पढ़ाने की जरूरत नहीं क्योंकि इसने इसकी स्थापना की है बस। इंपॉर्टेंट है आईजीबीसी कब बना बेटा? आईजीबीसी 2001 में बनता है। पेपर में अगर इसका आपके पेपर में मुख्यालय पूछ दिया जाए तो आंसर आपका रहेगा सर जी हैदराबाद। हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। साथ ही में आपके पेपर में आ जाए सर व्हाट इज डायरेक्टर जनरल, इनका नाम क्या है? तो याद रखना बी थियांग। उनका नाम जो बना है साथियों वो बनेगा आपका बी थियांग राजन बेटा, इनका नाम बन जाता है, जो हाल ही में इसके अध्यक्ष हैं आईजीपीसी के। पूरा क्वेश्चन आपका कवर हुआ। अगर मैं आपसे ये पूछ दूं सर जी दिल्ली मेट्रो जो होती है, कुल मिलाकर दिल्ली मेट्रो में कितनी बेटा आपकी कोडेड कलर्ड लाइनें हैं? आपने देखा होगा ग्रीन मेट्रो यहाँ जाती है, येलो मेट्रो यहाँ जाती है ना, पिंक मेट्रो यहाँ जाती है, बहुत सारी आपने पढ़ी हो, वेलवेट बैगनी कलर की हो गई, बहुत सारी अलग अलग कलर की चलती हैं। तो टोटल लाइंस कितनी है बेटा? टोटल टोटल कलर लाइंस कितनी है दिल्ली मेट्रो के अंदर? तो आपको याद रखना है बेटा कुल मिलाकर आपकी 10 लाइनें हैं। 10 बेटा याद रखना कलर लाइनें हैं जो मेट्रो के अंतर्गत दिल्ली में चलाई जाती हैं। क्वेश्चन का आंसर बेटा क्या हो गया? दिल्ली इज द करेक्ट आंसर आपका बन जाता है। आगे बढ़ोगे, कॉन्फ्रेंस के बारे में पता चल गया। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस तो वन लाइनर है,
परंतु बेटा इंपॉर्टेंट आपका डीएमआरसी बन गया, आईजीबीसी बन गया, और बेटा यहाँ पर सीआईआई बन गया, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो करेक्ट आंसर बेटा कौन सा संस्करण था? पांचवा संस्करण था। पूरा क्वेश्चन आपके सामने डिटेल्स में अवेलेबल है। अब ये क्वेश्चन कॉन्फ्रेंस से था, तो एक नजर में महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस आपके सामने। उससे पहले दिल्ली मेट्रो बेटा याद रखना पूरी दुनिया की पहली ऐसी मेट्रो थी। दिल्ली मेट्रो दुनिया की ऐसी दुनिया की बेटा पहली मेट्रो थी जिसको याद रखना ग्रीन टैग दिया गया था, जिसको ग्रीन टैग दिया गया था। वर्ल्ड बेटा दुनिया की पहली मेट्रो जिसको ग्रीन टैग दिया गया हो, स्वच्छता के मामले में टॉप पर, वो थी दिल्ली मेट्रो पूरी दुनिया में। पूरा क्वेश्चन बेटा कवर हुआ। ये क्वेश्चन कॉन्फ्रेंस से था, तो सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखिए आईजीबीसी। बेटा भारत के अंदर पहली बार आईजीबीसी, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ग्रीन प्रॉपर्टी शो 28, 29, 30 जुलाई 2023 में हैदराबाद में किया गया था। ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक आईजीबीसी जब 2001 में 1-2 में स्थापित हुआ, तब से लेकर आज तक कभी भी इसने कोई भी अपना शो का आयोजन नहीं किया ग्रीन बिल्डिंग्स पर पहली बार बेटा इसने ग्रीन प्रॉपर्टी शो का आयोजन 2023 में हैदराबाद में किया था। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उसके बाद हुआ ही नहीं है, और एक बार हुआ है सिर्फ 2023 में। अत्यंत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, क्वेश्चन किस पर बेस्ड था सर? कॉन्फ्रेंस पर, मेजबानी पर। तो उसी पर बेस्ड 4 से 5 करंट अफेयर जो पिछले 6 महीने में आई हैं। जैसे मार्च 2024 में किस देश ने G20 द्वितीय रोजगार कार्य समूह बैठक की मेजबानी की? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? जब G20 को 2023 में भारत ने होस्ट किया था सारी बैठकों को, और 24 में अध्यक्षता ब्राजील को दे दी थी, तो 24 में सारी की सारी जो अध्यक्षता है वो ब्राजील करेगा। तो क्वेश्चन का आंसर 2024 में G20 से पूछा है, तो बेटा क्वेश्चन का आंसर भी आपका ब्राजील ही तो होगा। क्या होगा? ब्राजील। सही है। अगला आओ, हाल ही में किसने मित्रता का जश्न मनाने के लिए इंडिया बाय द क्रीक उत्सव मनाया था? तो बेटा भारत के साथ याद रखना ये उत्सव आपके दुबई ने सेलिब्रेट किया था। आगे आइए, 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन म्यूनिक कहां पर है? जर्मनी में। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फ्रांस जापान हटा दो, जर्मनी इज द करेक्ट आंसर। अंतिम क्वेश्चन चौथा, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट एकमात्र और सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को होस्ट किसने किया था? बेटा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को होस्ट करने वाला जो देश बना था, यूएई बना था, और स्थान था आपका दुबई। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके पेपर से रिलेटेड। देखो ये भी खत्म हो गया क्वेश्चन। आज का तीसरा पढ़िए, हाल ही में किस संस्थान ने डिजिटल सेवाओं के साथ एजेंटों को सशक्त बनाने के लिए वन मैन ऑफिस को लॉन्च कर दिया है? बेटा देखो ऐसा है, आप सभी लोग जानते हो दुनिया भर के सारे काम बेटा पूरी तरीके से कैसे हो चुके हैं? डिजिटल हो चुके हैं। और डिजिटल में याद रखना दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एम्पावर। लोग डिजिटल चीजों का यूज तो करने लगे हैं, परंतु उनको सही तरीके से बेटा ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। तो जो एम्पावर्स बेटा एजेंट्स जो होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, उनको डिजिटल सर्विस की जाती और नॉलेज होनी चाहिए। उसको डिजिटल सर्विस का तो पता है, परंतु बेटा उनको डिजिटल नॉलेज भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उनको डिजिटल नॉलेज भी होनी चाहिए सर्विसेज के बारे में। तो इस नॉलेज के लिए ऐसा कौन सा संस्थान है जिसने अपना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है वन मैन ऑफिस? और बल्कि बेटा ये क्या है? वन मैन ऑफिस है। बेटा ये जो वन मैन ऑफिस है, ये एक्चुअली में है क्या? तो वन मैन जो ऑफिस है बेटा, ये एक प्रकार का, याद रखना, एक ऐसा व्यक्ति जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। ये बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा, ठीक है, द्वारा बेटा कार्य करता है या फिर कार्यरत है। ठीक है। परंतु साथियों याद रखना, जितने भी ऑनलाइन बेटा ऑनलाइन जितने भी अपराध होते हैं, इन अपराधों को मॉनिटर करेगा, इन अपराधों को पूरी तरीके से मॉनिटर करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बनी? सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा ये बनी कि जो आपका डाटा है वन मैन ऑफिस का, इसको लॉन्च किसने किया है? तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा सर नेस्कॉम ने लॉन्च किया है, नाबार्ड ने लॉन्च किया है, सेल ने लॉन्च किया है। नहीं, करेक्ट आंसर बेटा रहेगा आपका एलआईसी। क्योंकि दिमाग लगाइए, सेल का ऐसा कोई काम नहीं है जो इससे रिगार्डिंग हो। नाबार्ड ऐसे काम करेगा नहीं, वो रूरल ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। नास्कॉम ऐसा काम करेगा नहीं। करेक्ट आंसर आपका एलआईसी। एलआईसी का बेटा फुल फॉर्म क्या होता है? एलआईसी का फुल फॉर्म सभी लोग बेहतर तरीके से जानते हो बेटा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलआईसी? लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन। बेटा ये लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित संस्थान है। आपके घर पे एलआईसी किस जमा करने वाले लोग आते हैं ना, तो धोखाधड़ी हो जाती है। उससे दूर करने के लिए बेटा आपके सामने, जिसको आप लोग लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन के नाम से जानते हो, जिसने वन मैन ऑफिस को लॉन्च किया है। तो लाइफ इंश्योरेंस
तो क्या याद रखना बेटा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन का आंसर बना। सर ये बना कब, तो आपको याद रखना साथियों 1 सितंबर, आपको याद रखना है 1 सितंबर 1956 को बेटा इसकी स्थापना कर दी जाती है। पेपर में अगर आपसे ये कह दे सर इसका मुख्यालय हम लोगों को कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, तो आपका आंसर बनेगा सर मुंबई, महाराष्ट्र में हम लोगों को इसका मुख्यालय देखने के लिए मिल जाता है। अगर यहीं पर आप ये पूछ दोगे सर इसके चेयरमैन का नाम क्या है, तो आंसर क्या होगा, तो बेटा चेयरमैन का नाम हो जाता है सिद्धार्थ मोहंती। चेयरमैन का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है बेटा सिद्धार्थ मोहंती इसके चेयरमैन हैं। सिद्धार्थ मोहंती इसके चेयरमैन हैं। एमडी की बात कर दी जाए तो बेटा एमडी याद रखना कुल मिलाकर इसके 3 बन जाते हैं, कौन कौन से, एक बेटा एमडी का नाम बन जाता है आर दोराई स्वामी, एक का नाम है आर दोराई स्वामी, एक एमडी बने बेटा एम जगन्नाथ, एक का नाम है एम जगन्नाथ। और ये आपको बोलने एक भी नहीं है क्योंकि अब 1 मैन ऑफिस लॉन्च हुआ है इसलिए। अगला याद रखना है बेटा तबलेश पांडे जो हाल ही में बने हैं, और अगला नाम है तबलेश पांडे, पंडित जी है। तो ये इस प्रकार की आपको एमडी के बारे में याद रखना बेटा, कुल मिला के इसके 3 एमडी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तीन के तीनों का नाम मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ से आपको पता है स्टैटिक जीके का सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या बनता है, ये जो बेटा डाटा है वो किससे संबंधित है, एलआईसी से संबंधित है। एलआईसी का काम क्या है बेटा, मेन काम है इसका इंश्योरेंस करना, बीमा से संबंधित ये डाटा है। हमारे भारत की बीमा से संबंधित सबसे बड़ी कंपनी का नाम क्या है, तो क्या करोगे, आंसर क्या दोगे, तो याद रखना मेरा इरेडा, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, इरेडा, आई आर डी ए आई बेटा इसका फुल फॉर्म होता है इरेडाई का। सबसे बड़ी भारत के अंदर बेटा बीमा वाहक कंपनी है। क्या आपको पता है सर जी इसकी स्थापना कब हुई, तो आपको याद रखना है बेटा इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1999 में की गई थी। 1999 में बेटा इसका क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं और बताऊं आपको, हाँ 1999 की स्थापना बेटा किसके द्वारा हुई थी, तो आपको याद रखना है मल्होत्रा, मल्होत्रा कमेटी की सिफारिश पर। लो भैया, इरेडा की स्थापना भारत के अंदर मल्होत्रा कमेटी की सिफारिश पर हुई थी, ये भी लिख लो। अगर पेपर में आ जाए सर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, तो आपका आंसर बनेगा सर हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके चेयरमैन का नाम क्या है, इसके बेटा चेयरपर्सन का नाम क्या है, तो याद रखना है आपको देवाशीष, नाम क्या है, तो याद रखना बेटा देवाशीष पांडा। देवाशीष जो पांडा है वो वर्तमान में इसके अध्यक्ष बने हैं। इतना ज्यादा, इतना जो डाटा डाटा है बेटा ये आपको याद रखना है। मल्होत्रा कमेटी कब बनी थी, तो बीमा क्षेत्र पर मल्होत्रा कमेटी की स्थापना 1993 में हुई थी, और इसकी सिफारिशों पर याद रखना है 1999 में इरेडा की स्थापना कर दी गई थी। इतना क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है बेटा, भूलना मत यार, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा मैंने पढ़ाया है। तो ये क्वेश्चन किससे संबंधित था, एक प्रकार का प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है धोखाधड़ी से बचने के लिए। इसके बेस पर आपके पेपर में कुछ क्वेश्चंस जो इसी प्रकार से प्लेटफॉर्म से संबंधित हैं जो हाल ही में लॉन्च हुए हैं, आओ पढ़ते हैं। बेटा कोर्सिया को लागू करने के लिए किस देश ने क्षेत्र का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, वो देश है बेटा एक प्रकार का अंतरराष्ट्रीय है, एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है जो वैश्विक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बेटा लॉन्च हुआ, क्रोएशिया इसको लॉन्च किया है यूएई के द्वारा। अगला, सर भाषा से संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए स्वार प्लेटफॉर्म किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, स्वार SWAR स्वार प्लेटफॉर्म साथियों लॉन्च किया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आज का तीसरा, किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित बेटा प्ररोदन प्रणाली व्योम 2U का परीक्षण किया था, बेटा आईआईटी बॉम्बे के द्वारा परीक्षण किया गया था। किसने किया था, आईआईटी बॉम्बे ने, नाम याद रखिए। चौथा, एनआईएफटी के द्वारा भारत का पहला एआई और भावात्मक बुद्धिमत्ता संचालित फैशन पूर्वानुमान मंच का नाम क्या था, बेटा विजन नेक्स्ट, इसका नाम क्या था, विजन नेक्स्ट इसका नाम था। अंतिम क्वेश्चन, महाकुंभ मेला 2025 के लिए कुंभ सहायक चैट बॉक्स को कौन सा आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म संचालित करता है, कृत्रिम एआई। कौन बेटा संचालित करता है, तो याद रखना कृत्रिम एआई इज द करेक्ट आंसर। ये भाषाओं से संबंधित नहीं था, वो भाषणी अलग है, कुंभ भाषणी वो अलग था। ये क्वेश्चन क्या था,
कि महाकुंभ मेला 2025 के लिए कुंभ सहायक चैट बॉक्स, कुंभ से संबंधित किसी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप तुरंत बेटा ऑनलाइन एप्लीकेशन पर मैसेज भेज सकते हो और अपने ज्ञान ले सकते हो जो भी आपको प्रॉब्लम है। तो सहायक चैट बॉक्स को कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म संचालित करता है? कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको संचालित करता है? तो उस बैकअप का नाम था बेटा कुर्तिन एआई। लेकिन संचालित किसको कर रहा था? बेटा कुंभ के डाटा को। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का क्वेश्चन नंबर बेटा, आज का चौथा। हाल ही में किस देश को तत्कालीन बैठक के बाद बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष बनाया गया? सबसे बड़ी बात क्वेश्चन की ये नहीं है कि बैठक का अध्यक्ष कौन बना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, वर्तमान में आपसे पूछेगा कि ये जो तत्कालीन बैठक हुई है वो कौन सी बैठक थी। तो सबसे पहले आपको याद रखना है बेटा, उस मीटिंग का नाम बताइए और ये भी बताइए वो मीटिंग आयोजित हुई है तो हुई कहाँ पर है और फिर कौन सा देश चुना गया है। तो सबसे पहले जब मीटिंग की बात आती है तो बेटा इस मीटिंग को क्या कहा जाता है? इंटर गवर्नमेंटल। तो इस मीटिंग को कहा जाता है इंटर गवर्नमेंटल। ठीक है, इसको कहा जाता है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम, ठीक है बेटा, फ्रॉम, फ्रॉम बेटा बांग्लादेश। क्या लिखोगे? फ्रॉम बेटा बांग्लादेश। ठीक है, फ्रॉम बांग्लादेश, फ्रॉम बांग्लादेश। नहीं यार, कुछ और था इसमें, एक मिनट रुकना। आप ऐसे लिखिए, एक मिनट, आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिखिए इंटर गवर्नमेंटल। आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिखिए बेटा इंटर गवर्नमेंटल, या फिर गवर्नमेंट पे हटा दो। आप ये लिखिए कि मैं मीटिंग की सबसे बड़ी बात करूं तो आपको आपको आप ये लिखिए बेटा 13वां एडिशन था। लो डायरेक्ट लिख लो, खत्म, पूरी बात ही खत्म कर देते हैं। आप सीधा लिख लो बेटा 13वां एडिशन हुआ है किस पर? तो याद रखना गवर्निंग, किस पर हुआ? तो याद रखना बेटा गवर्निंग काउंसिल मीटिंग, गवर्निंग काउंसिल मीटिंग। और ये मीटिंग बेटा, इस मीटिंग का बेस क्या था? मैंने आपको डायरेक्ट लिखवा दिया। इस मीटिंग का बेटा बेस क्या था? इस मीटिंग का बेस था आपका बे ऑफ बंगाल। क्या था? बे ऑफ बंगाल। ये इसका बेटा बेस था, बात खत्म हो गई है। ठीक है, तो आपसे कुल मिला के ये पूछा गया है बंगाली खाड़ी अंतर सरकारी संगठन इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष कौन बना है। आप समझ गए मेरी बात को? प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो याद रखना है बेटा बे ऑफ बंगाल पर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका अध्यक्ष कौन बना है। तो अब आपको आंसर याद रखना है बेटा, इसका जो अध्यक्ष है वर्तमान में जिस देश को चुना गया वो देश साथियों हमारा भारत बन जाता है। अब आया देखो करेक्ट क्वेश्चन समझ में? कोई दिक्कत किसी को? मेरे हिसाब से बेटा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब आप मुझसे ये कहोगे सर इस मीटिंग को होस्ट किसने किया था? अब आप मुझसे ये कहोगे सर ये जो 13वां एडिशन इस मीटिंग का है इसको होस्ट किसने किया था? तो आपको याद रखना है बेटा होस्ट करने वाला देश था माले। स्थान था जो आपको मालदीव की बेटा राजधानी के रूप में देखने के लिए मिलता है। तो मालदीव की राजधानी, मालदीव की राजधानी बेटा माले में इसको होस्ट किया गया है, जहां पर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष वर्तमान में हमारे भारत को बेटा चुन लिया गया है। सर जी ये बैठक कब से कब तक हुई थी? तो आपको याद रखना ये बैठक साथियों 20 से लेकर 25 फरवरी, ये बैठक 20 से लेकर बेटा 25 फरवरी 2025 तक साथियों आयोजित की गई थी। ये आपको पूरा का पूरा डाटा याद रखना है। ठीक है सर जी, हम आपकी बात पूरी तरीके से समझ गए हैं। सर क्या आप हमें ये बता सकते हो यहाँ पर भारत का प्रतिनिधि कौन था? हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ भैया। तो यहाँ पर भारत का प्रतिनिधि कौन था जिसने इसकी अध्यक्षता ग्रहण कर ली है? तो यहाँ पर हमारे भारत का, आप प्रतिनिधि को हिंदी में या इंग्लिश में क्या कहोगे बेटा? रिप्रेजेंटेटिव। तो उस व्यक्ति का नाम क्या था? अभिलक्ष लेखी लेखी, उनका नाम था अभिलक्ष, उस व्यक्ति का नाम था अभिलक्ष लेखी। ठीक है, जो वर्तमान में क्या है बेटा? तो याद रखना मत्स्य पालन से संबंधित एक व्यक्ति हैं। ठीक है, क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल का डाटा है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके पेपर में ये आ जाए कि बे ऑफ बंगाल पर, अगर आपके पेपर में बेटा ये पूछ दिया जाए कि जो हमारा बे ऑफ बंगाल है, इस पूरे की पूरे बे ऑफ बंगाल को अपनी निगरानी में कौन रखता है, या इस पर जितने भी बेटा देश शासन करते हैं, काम करते हैं, उसका डाटा किसके पास होता है? तो आपको याद रखना है बिम्स्टेक। किसके पास होता है बेटा? बिम्स्टेक, BIMSTEC। किसके पास होता है? तो आपको याद रखना है बिम्स्टेक, BIMSTEC।
टीईसी के पास ये पूरा डाटा होता है। आओ एक नज़र में बेटा बिम्स्टेक को सबसे पहले पढ़ते हैं। और सबसे पहले आपको आंसर क्वेश्चन का ये ध्यान रखना है कि इंडिया एज्यूम्ड चेयरमैनशिप ऑफ बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका भारत वर्तमान में अध्यक्ष बन चुका है। ठीक है। दूसरी बात, फ्रॉम बांग्लादेश एट द बेटा 13th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग एट माले मालदीव्स, अध्यक्षता बांग्लादेश कर रहा था जिससे हमारे भारत ने ले ली है। दूसरी चीज बेटा, ये मीटिंग कहाँ पर हुई है? माले में हुई है, जो मालदीव्स की राजधानी है। यहाँ तक आपका पूरा क्वेश्चन डन हुआ। सर जी किसके बारे में अब महत्वपूर्ण डाटा पढ़ना है? बेटा आपको पढ़ना है बिम्स्टेक के बारे में महत्वपूर्ण डाटा, एक नजर में, वो भी बड़े कायदे में। बेटा जब बिम्स्टेक की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है? सर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बिम्स्टेक? तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बेटा बे ऑफ बंगाल पर आधारित है। इसका फुल फॉर्म बनता है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल पर आधारित है तो इसका फुल फॉर्म बनता है बेटा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, INITIATIVE। क्या फुल फॉर्म बनता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल, और बेटा मल्टी सेक्टरल, क्या बनता है बेटा? मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड, ठीक है, टेक्निकल एंड मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, इकोनॉमिक बेटा कॉरपोरेशन। अगर मैं आपसे ये पूछ दूं सर ये बना कब है, तो आपको याद रखना 6 जून को। बेटा ये 6 जून 1997 को क्या होता है? बन के तैयार हो जाता है। सर अगर हमसे पूछ दिया जाए बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप लोग बताओगे बेटा बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो बेटा आपकी ढाका में है। और ढाका क्या है? तो याद रखना बेटा बांग्ला, तो आपको याद रखना है बांग्लादेश की बेटा कैपिटल है, जिसको आप लोग ढाका के नाम से जानते हैं। अगर पेपर में आपसे ये कह दिया जाए सर जी इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, बेटा पीछे ऑलरेडी मेंबर्स लिखे हुए थे, फिर भी मैं बताऊं आपको बेटा इसके 7 मेंबर्स हैं। 7 कौन कौन से हैं? 7 में बेटा एक देश आता है जिसको आप लोग, वही सारे देश जो वो लगभग में सीमा साझा कर लेते हैं बे ऑफ बंगाल से, इसमें बेटा आपका कौन कौन से देश शामिल होते हैं? तो ऊपर आप बेटा इंडिया है, फिर आपका बांग्लादेश है, और एक तरफ आपका लिख लो आप लोग श्रीलंका। ये 3 हो गए, और 4 अलग से लिख लो। 4 में बेटा एक देश आपका थाईलैंड बन जाता है, मतलब ये याद रखने का तरीका है, बाकी बेटा साथ ही हैं। थाईलैंड बन जाता है। एक देश आपका साथियों बन जाता है जिसको आप म्यांमार के नाम से या बर्मा के नाम से जानते हो। एक देश आपका बेटा नेपाल बन जाता है, और एक देश और बन जाता है जिसको आप लोग भूटान के नाम से जानते हो। ये पूरा का पूरा डाटा आपको याद साथियों रखना है। ठीक है। अब देखो इसमें मैं और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं बेटा, जो आपके देश आपको दिखे हैं, एक इंडिया हो गया, एक बेटा बांग्लादेश हो गया, एक श्रीलंका हो गया, और एक आपका बेटा थाईलैंड हो गया। तो याद रखना ये वाले जो देश हैं बेटा, इस लाइन वाले जो देश हैं, ये कब जुड़े? तो याद रखना 6 जून, ये इसके सदस्य बने थे 6 जून 1997 को। वहीं पर अगर मैं इन 3 के नीचे लाइन कर दूं बेटा, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया और भूटान हो गया, ये तीनों के नीचे अगर मैं लाइन कर देता हूं तो आप क्या लिखोगे? तो आप बेटा ऐसी लाइन बना के लिखोगे, ये वो देश हैं बेटा, बल्कि 3 नहीं, इस म्यांमार के नीचे मैं निशान दूसरा करूंगा। ठीक है, म्यांमार को सबसे पहले लिखते हैं आगे। अगर आपके नीचे बेटा मैं यहाँ पर म्यांमार की बात कर दूं तो आप रेड लिख लो, रेड बेटा म्यांमार के नीचे कर दो। तो लाइन, जो लाल लाइन है बेटा, ये जो लाल लाइन है म्यांमार जो है, ये कब सदस्य बना? ये बना है बेटा 22 दिसंबर। ये सदस्य इसका बनता है 22 दिसंबर 1997 को। साल बेटा सेम था। अब जो हरी लाइन है आप इसका टाइटल लिखो, नेपाल और भूटान कब देश बना है? तो फिर हरी लाइन नेपाल और भूटान की जब बात आती है तो आंसर आप लोगों के बेटा 2004 में। तो मैंने आपको एक एडिशन इन्फॉर्मेशन दे दी कि 7 से देश जो है वो सदस्य देश कब कब कैसे कैसे बने, उसका भी डाटा आपको बेटा पूरी तरीके से मिल जाता है। तो बे ऑफ बंगाल का डाटा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल, ठीक है बेटा, सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन 6 जून बेटा, सेक्टरल स्पेलिंग गलत है, सेक्टरल, ठीक है बेटा, सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन 6 जून 1997 को बन के तैयार होता है। 6 जून को बेटा ये 4 देश बनते हैं, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, बस। उसके बाद बेटा 22 दिसंबर को बनता है सदस्य देश आपका म्यांमार। उसके बाद बेटा 2004 में बनते हैं जाके नेपाल और भूटान इसके सदस्य देश। पूरा क्वेश्चन यहाँ तक आपका समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डाटा मैं आपको और दे दूं बेटा, ये जो 7 देश हैं ये सब लोग अलग अलग चीजें संभालते हैं।
ये डाटा आपने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे पता है कि ये डाटा क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी देखना, मैं आपको एक लॉजिक की तरह समझाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा पढ़ने के बाद। एक ये तो देखो पूरा क्लासिफिकेशन इसका हो चुका है, आपके सामने है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7 देशों के बारे में, ठीक है। बड़े कायदे में लिखना साथियों। सबसे बड़ी बात, बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद इसकी स्थापना हुई। देखो ध्यान से समझना बेटा, जब हम लोग बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश क्या करता है बेटा, याद रखना, ट्रेड पर ध्यान देता है। बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा, बांग्लादेश क्या काम करता है, ट्रेड पर काम करता है बेटा। यहाँ पर होने वाले इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देता है, यहाँ पर होने वाले बेटा डेवलपमेंट पर ध्यान देता है। ये है डाटा बांग्लादेश के पास में। बेटा जब बात आती है भूटान की, तो BHU के नाम से मैं भूटान को लिखूंगा। बेटा भूटान क्या करता है बेटा, इन्वायरमेंट को देखता है। सबके पास 7 देशों के पास अलग अलग डाटा एनवायरनमेंट। दूसरा है बेटा आपका जो क्लाइमेट चेंज होता है, यानी कि आपका जलवायु परिवर्तन होता है, इसको निगरानी में रखता है। भूटान के पास बेटा अब आप लिखिए हमारा भारत। सर हमारा भारत भी, हाँ बेटा हमारा भारत क्या काम करता है, पावरफुल हमारा कंट्री है। तो हमारा देश बेटा यहाँ पर होने वाले यूज एनर्जी का, तथा बेटा एनर्जी के साथ साथ याद रखिए सिक्योरिटी, SECURITY, सिक्योरिटी जो होती है इस पर ध्यान देता है हमारा भारत। सर जी दूसरा लिखिए, अगर मैं बात कर दूं आपसे बेटा म्यांमार की या फिर आपके बेटा बर्मा की, ये क्या काम करता है, ये बेटा काम करता है आपके एग्रीकल्चर पर। ये यहाँ पर क्या देखता है बेटा, यहाँ पर आपका एग्रीकल्चर देखता है सर, और क्या देखता है बेटा, फूड सिक्योरिटी देखता है, और फूड सिक्योरिटी भी देखता है। ये कौन देखता है, ये आपका बेटा म्यांमार। अगला आ जाए बेटा पर्सन टू पर्सन, ठीक है, पर्सन टू पर्सन बेटा जो संपर्क बनाए जाते हैं अन्य अन्य देशों से, वो काम किसका है, वो बेटा काम देखता है आपका नेपाल। सर जी अगर मैं आपको यहाँ पर साइंस की बात पूछ दूं बेटा, यहाँ पर मैं आपसे टेक्नोलॉजी की बात पूछ दूं, ये किस देश के अंतर्गत आती है बेटा, इसको कंट्रोल करता है आपका श्रीलंका। तो 1 2 3 4 5 6, लास्ट रह गया आपका बेटा थाईलैंड। अच्छा सर जी थाईलैंड जो देश है वो क्या काम करता है बेटा, थाईलैंड काम करता है CONNECTI, कनेक्टिविटी। थाईलैंड बेटा क्या काम करता है, तो याद रखना थाईलैंड कनेक्टिविटी पर ध्यान देता है। ये डाटा शायद ही आप लोगों ने कभी पढ़ा हो, तो कि जो बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं वो किस प्रकार से आपस में बेटा बिम्स्टेक को बांटते हैं। तो बिम्स्टेक का बेटा जो क्षेत्र है, ये बांग्लादेश के जस्ट नीचे वाला पूरा का पूरा एरिया बेटा, बे ऑफ बंगाल का, बंगाली खाड़ी का। यहाँ पर 7 देश जो आपके सामने, बांग्लादेश, भूटान बेटा, इंडिया, म्यांमार, आपका नेपाल, और आपका बेटा श्रीलंका, और एक आपका वो थाईलैंड, ये सारे देश 7 प्रकार से बटे हुए हैं। कोई अलग अलग चीजों पर ध्यान देता है, जिसमें से हमारा जो भारत है साथियों, वो किस चीज पर ध्यान देता है, एनर्जी और सिक्योरिटी पर ध्यान रखना। इस प्रकार से पूरा जो क्वेश्चन है बेटा पूरी तरीके से कवर हो जाता है। पहली समिट कब होस्ट की गई थी, तो याद रखना बेटा थाईलैंड के बैंकॉक में। क्वेश्चन पूरी तरीके से आपका समाप्त हो चुका है। इस क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे बंगाली खाड़ी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बंगाल की खाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है, किंतु देशों की तटरेखा इसके साथ नहीं है। किन देशों की इसकी तटरेखा बेटा शामिल नहीं होती, ऐसा कौन सा देश है जो बंगाली खाड़ी के साथ सीमा साझा नहीं करता। बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। इंडिया भी करता है, बांग्लादेश भी करता है, म्यांमार भी करता है, परंतु पाकिस्तान इसके साथ सीमा साझा नहीं करता। करता था 1971 से पहले, जब वो ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। खत्म हो गया है, ठीक है, खत्म खेल हो गया पाकिस्तान का। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाली खाड़ी के किस भाग में स्थित है। अंडमान और निकोबार जो है बेटा, वो याद रखना आप लोग, ये मैप की जानकारी आपको होनी चाहिए। आंसर याद रखना बेटा, साउथ ईस्ट में स्थित है बंगाल के। अगला देखिए, सर जी निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी बंगाली खाड़ी में नहीं गिरती है। बेटा गंगा है, यमुना नदी है बेटा, जो ऐसी नदी है जो बंगाली खाड़ी में नहीं गिरती है। कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य बंगाल की खाड़ी के माध्यम से अपने समुद्र व्यापार के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। बिना देखे मार दो, चोल। अगर ऑप्शन में है तो भी कंफर्म हो जाएगा बेटा, ऑप्शन में भी अवेलेबल है, तो याद रखना चोला एम्पायर, मतलब आपका चोल जो साम्राज्य था वो प्रसिद्ध था। कौन सा याद रखना है बेटा, चोल साम्राज्य। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 पर। आई होप मैं क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ज्यादा ले लेता हूं, जैसे मैंने ये डाटा आपको कवर कराया, लेकिन बेटा मैं हर चीज तो ही पढ़ाता हूं जो मुझे पता होता है कि पेपर किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछ रहा है। एक एक चीज, इसमें भले ही आपके 2 मिनट चले गए, लेकिन पहली बार आपने ये चीज कम से कम पढ़ी तो आज, ठीक है, पहली बार कि किस प्रकार से इनके मध्य में बंटवारा है। आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5वां। हाल ही में जारी 28वीं ग्रेट बेटा बैकयार्ड बर्ड काउंट के अनुसार 25 जनगणना में शीर्ष राज्य भारत का कौन सा है। बेटा सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए,
कुछ ऐसे ऐसे पक्षी होते हैं बेटा जो कैसे होते हैं, बहुत जैसे नहीं हम लोग बैकवर्ड लोगों को रखते हैं, जो बैकवर्ड जो पिछड़े वर्ग के हैं, इसी प्रकार से बेटा ये डाटा है। तो इसमें है क्या बेटा, इसमें एक संस्थान के रूप में भी ये काम करता है, बेटा संस्थान को हम लोग जानते हैं किस नाम से, जीवीबीसी के नाम से। इसकी वर्तमान में 28वीं बेटा ये कॉन्फ्रेंस हुई है या फिर ये गणना हुई है। 28वीं बेटा ये क्या है, बर्ड आपकी जनगणना, बर्ड बेटा गणना है, यानी यानी कि आप कुछ भी लिख लो, ठीक है। बर्ड बेटा ये आपकी एक प्रकार की गणना हो रही है, ठीक है, पक्षियों से संबंधित एक प्रकार की बेटा पूरी तरीके से गणना हो रही है, काउंटिंग हो रही है, ठीक है सर। इस काउंटिंग में किस नाम से बेटा, लगभग मैं उन पक्षियों को जिनको हम लोग जानते हैं ग्रेट बैकयार्ड, BACKYARD पे, जो पिछड़े पक्षी होते हैं ना, लुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे करके, उनके बारे में बेटा ये आपकी गणना थी, बर्ड काउंट, ठीक है। जब ये काउंटिंग बेटा पूरी तरीके से यहाँ पर कवर की गई, तो इन्होंने पाया क्या है, सबसे लास्ट में सबसे पहला डाटा तो बेटा ये निकल के आता है कि डाटा आया क्या है। ये जो बेटा उपलब्धि है, सबसे पहले याद रखिए, ये जो लोग जिन्होंने बेटा इसको अंजाम दिया, उन्होंने 14 से लेकर बेटा 17 फरवरी में, 17 फरवरी तक तो अपना डाटा ही इकट्ठा किया है, और अब जाकर बेटा इस डाटा को क्या कर दिया, रिलीज किया है। जब इन्होंने डाटा रिलीज किया है, तो मैं आपको बताऊं, हमारे भारत के अंदर बेटा, हमारे भारत के अंदर, ठीक है, हमारे भारत के अंदर इनकी जो संख्या है 2024 में बेटा कितनी थी, संख्या याद रखना, 2024 में 1036 थी। और अब ये संख्या बेटा जब मैं 2025 की बात करता हूं, इस गणना के अनुसार ये संख्या जो पहुंच गई है साथियों, 1068 पहुंच गई है। कितनी पहुंच गई, 1068 पहुंच गई है। इसके अतिरिक्त बेटा अगर मैं आपको लिस्ट की बात करूं, अगर मैं बेटा लिस्ट की बात करूं, हमारे भारत के अंदर टोटल पक्षियों की संख्या अगर देखी जाए जो अलग अलग प्रकार से आते हैं, तो याद रखना बेटा 44,300। कहाँ तक ये डाटा पहुंच गया है बेटा, एक नई उपलब्धि हमारे भारत को हासिल हुई, 44,300 तक ये डाटा साथियों पहुंच चुका है इन पक्षियों का, ठीक है। लेकिन इन पक्षियों में अगर ये देखा जाए नई नई प्रजातियों में, अब बात आती है प्रजातियों की। जब बेटा प्रजातियों की बात आती है, अलग अलग प्रकार से जो पिछड़े प्रजाति होते हैं, उन प्रजातियों में ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रजाति हैं, तो बेटा आंसर आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा प्रजातियों वाला जो बेटा राज्य बना है, 36 केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के साथ में नंबर 1 पर कौन सा राज्य आया, कितनी प्रजातियों के साथ, तो याद रखना साथियों 543 प्रजातियों के साथ में जो वेस्ट बंगाल है, जो वेस्ट बंगाल है बेटा, वो पहले स्थान पर आपको देखने के लिए मिलता है। पहला क्वेश्चन तो आपके सामने ये अवेलेबल हो चुका है। अगर आपके पेपर में आ जाए दूसरे स्थान पर कौन है, तो आपको याद रखना है 440 पक्षियों के साथ बेटा भारत का राज्य जो है, जिसको आप लोग उत्तराखंड के नाम से जानते हो, यह दूसरे स्थान पर आपको देखने के लिए सर मिलता है। यहीं पर अगर मैं आपसे तीसरे स्थान पर पूछ दूं, तो बेटा याद रखना 414 पक्षियों के साथ असम जो है भारत का बेटा तीसरा राज्य बनता है। 3 महत्वपूर्ण होते हैं, बट फिर भी मैं आपको और अगर मैं बताऊं बेटा, असम 414 के साथ आपका हो गया। अब आप और लिखिए, आप लिखिए बेटा, अगला है 380 पक्षियों के साथ में कर्नाटक चौथे स्थान पर आता है, ठीक है। कर्नाटका जो है बेटा वो आपके चौथे स्थान पर आता है। और लिख लो, अगर लिखना चाहो तो बेटा पांचवें स्थान पर अंतिम, चलो लिख लो, 342 की अगर मैं बात कर दूं, तो बेटा ये जो डाटा है वो आपके महाराष्ट्र राज्य का है। कहाँ का है ये बेटा, डाटा आपके महाराष्ट्र राज्य का है। तो कुल मिला के आपको याद रखना है, प्रजातियों में भारत में प्रथम स्थान पर जो राज्य आया है वो पश्चिम बंगाल आया है। कितने पक्षियों के साथ में बेटा, तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल कुल मिलाकर 543 पक्षियों के साथ में पहले स्थान पर आया है। दूसरे स्थान पर 446 उत्तराखंड, 414 असम, 380 कर्नाटक और 342 कम डाटा आप लोग याद रखोगे बेटा आपके महाराष्ट्र के साथ में। इस प्रकार का एक तो आपका ये क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा उपयोगी आपके पेपर में बनेगा। पूरा क्वेश्चन बेटा समाप्त, इसमें हमको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। तो 543 बेटा स्पाइसेस स्पॉटेड इन बंगाल, ये आपको ध्यान रखना है। रीजन आपके सामने है, और भी डाटा अगर आप लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो। इंडिया में बेटा 1068 स्पाइसेस, जो चेकलिस्ट है वो है 44,300 की, ऑलरेडी मैं आपको लिखा चुका हूँ। सर जी बंगाल 543, उत्तराखंड 440, असम बेटा 414, कर्नाटक 380, महाराष्ट्र 414 और केरल का भी डाटा बेटा यहाँ पर दिया गया है जो है आपके 342 के साथ में। ठीक है, जो आपको बेसिक तौर पे याद रखना है, इसमें कुछ लिस्ट आगे पीछे है, जो मैंने डाटा आपको यहाँ पे लिखवाया ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इमेज गलत हो सकती है लेकिन डाटा नहीं। इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन डन हुआ। ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड था, आओ उसी के बारे में 4 से 5 क्वेश्चन, कुछ इरेगुलर।
2025 में जीबीबीसी के दौरान किस राज्य ने लगातार तीसरे वर्ष सबसे अधिक पक्षी प्रजातियों की गणना की है? बेटा करेक्ट आंसर क्या था? पश्चिम बंगाल। लेकिन आपको याद रखना है लगातार तीसरे वर्ष का डाटा, तो भी आंसर पश्चिम बंगाल ही होगा। अगला देखिए, 2025 के जीबीबीसी में भारत के कुल कितने पक्षियों का दस्तावेज बेटा जारी किया गया है? टोटल कितने पक्षी का दस्तावेज हुआ है? तो मैंने क्या बताया था, संख्या बढ़ के 1068 पहुंच गई है। तो आंसर क्या बनेगा? 1068। तीसरा देखो, भारत की पहली तटीय और वैडर पक्षी जनगणना किस राज्य में आयोजित की गई? भारत की पहली तटीय और वैडर पक्षी जनगणना को आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य बेटा गुजरात बना था। क्वेश्चन नंबर चौथा, किस राज्य ने गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? बेटा किस राज्य ने गिद्ध संरक्षण केंद्र? तो याद रखना बेटा उत्तर प्रदेश के अंदर भारत का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र बनेगा। और कल की मॉर्निंग की अगर आपने करंट अफेयर पढ़ी होगी तो बेटा गिद्धों से संबंधित एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया है गिद्धों से संबंधित, अगर आपने पढ़ा होगा। कब? कल की करंट अफेयर्स में। एक दवाई है, उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया था, जिसकी वजह से गिद्धों की संख्या भी बढ़ रही है। ये मैंने कल आपको बहुत डिटेल में समझाया भी है और पढ़ाया भी है, अगर आपने पढ़ा होगा तो, कल वाली क्लास ली होगी तो। अगला क्वेश्चन आज का बेटा छठवा, हाल ही में देश के पहले, ठीक है, हाल ही में देश के पहले अंडर वाटर म्यूजियम का निर्माण किस आईएनएस में विकसित किया जा रहा है? बेटा भारत का पहला अंडर वाटर, सबसे पहले आप अपने कॉपी में लिखिए साथियों। आपको याद रखना है हमारे भारत की जो इंडियन नेवी, हमारे भारत की बेटा जो नेवी है, यानी कि आपकी इंडियन नेवी, इंडियन नेवी क्या करती है बेटा, कुछ समय बाद इनके पास जो बेटा विभिन्न प्रकार के आईएनएस है उनको रिटायर करती है, डीकमीशन करती है। ये बात कितने बच्चे जानते हैं? ठीक है बेटा, समय समय पर कुछ ऐसे बेटा जो आईएनएस होते हैं जिन जो लगभग में वो काम नहीं कर पाते हैं जो काम करने के लिए वो आए थे, यानी कि बेटा उनका जो माध्यम है वो धीरे धीरे करके बेटा खत्म हो जाते हैं, गल जाते हैं, या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उनको धीरे धीरे बैठकर डीकमीशन कर दिया जाता है। तो अभी हाल ही में इन्होंने बेटा रिसेंटली एक अपने बेटा आईएनएस को, तो याद रखना बेटा अभी हाल ही में अपने एक आईएनएस को क्या कर दिया, डीकमीशन किया है। कमीशन का बेटा उसका नाम क्या है उस आईएनएस का जिसको डीकमीशन किया? तो याद रखना आईएनएस बेटा गुलडार इसका नाम है, जिसको इन्होंने डीकमीशन कर दिया बेटा, यूजलेस कर दिया है। जब यूजनेस यूजनेस बेटा ये कर दिया है तो कहाँ पर किया है? तो बेटा याद रखना, और यूजलेस मतलब करके इसको किसी को सौंप दिया है। अब ऐसा तो छोड़ नहीं सकते ना, किसको सौंप दिया है? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र पर्यटन निगम को। तो इन्होंने किसको सौंप दिया? महाराष्ट्र पर्यटन साथियों निगम को इन्होंने पूरी तरीके से सौंप दिया कि भैया लो। अब महाराष्ट्र क्या करेगा बेटा? महाराष्ट्र पर्यटन निगम पर्यटन पर ध्यान देता है, तो महाराष्ट्र ने घोषणा कर दी है कि अब वो क्या करेंगे कि बेटा कंट्री फर्स्ट, अब यही क्वेश्चन बेटा जो करंट अफेयर में बना है वो क्या बना है कि कंट्री फर्स्ट अंडर वाटर। अब वही क्वेश्चन क्या बना कि बेटा कंट्री फर्स्ट अंडर वाटर, देख रहे हो कि नेवी में हुआ कुछ है और इनको करंट अफेयर मिल गया, मतलब करंट अफेयर हमको मिल गया, इनको तो अपना डाटा मिल गया। तो याद रखना बेटा कंट्री फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम बेटा अब ये बनाया जाएगा। क्या जाएगा? बनाया जाएगा बेटा, म्यूजियम बनाया जाएगा, जो मुंबई महाराष्ट्र में होगा और पानी में होगा बेटा। जो मुंबई मुंबई महाराष्ट्र में होगा, पानी के अंदर होगा, ताकि लोग बाग बेटा पैसा खर्च करें और इसको अंदर से बेटा ढूंढने के लिए या फिर बेटा घूमने के लिए जाएं, इसमें ढूंढने के लिए नहीं, घूमने के लिए जाएं। तो किसमें बनेगा? आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी बेटा, आईएनएस गुलदार इज द करेक्ट आंसर। आईएनएस वजगीर बेटा क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। मजा आया? अब आपके पेपर में बेसिक क्वेश्चन बेटा, न्यूज में क्या है? आईएनएस गुलदार। अब आपको क्या पता होना चाहिए वो सुनिए। सबसे पहले आप लिखिएगा बेटा आईएनएस गुलदार के बारे में। मैं आपकी कमेंट्स वगैरह करंट अफेयर में नहीं पढ़ पाता हूँ, क्यों? क्योंकि बेटा कंटेंट ज़्यादा होता है, कमेंट पढ़ूंगा तो टाइम बर्बाद होगा। अगर आपके पेपर में आ जाए सर इसको बनाया किसने था, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हो, इसको बनाया किसने था? बिल्ड बाय। तो याद रखना बेटा गेडियंग, JDANSK, गेडियंग बेटा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, केडियंग शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ये हमारे भारत का नहीं है बेटा, उस समय हमारा भारत इतना बेटा नहीं आत्मनिर्भर था जो खुद बनाए, उस समय सरकारें इतनी पावरफुल नहीं थी। तो बेटा याद रखना इसको पोलैंड की सहायता से बनवाया था। इसको कमीशन कब किया गया था? तो बेटा आपको याद रखना है इसको कमीशन किया गया था दिसंबर 1985 में। दिसंबर 1985 से बेटा ये अपनी सेवाएं दे रहा है, ठीक है। और इसको बेटा डी कमीशन कब कर दिया गया? तो बेटा डी कमीशन का जो तिथि थी वो तिथि थी 12 जनवरी 2024।
12 जनवरी 2024 की करंट अफेयर पढ़ना जाकर, तब आपको ये डाटा मिलेगा पुराना, ठीक है, जो यूजलेस है। लेकिन बेटा अब आपको इसका डीकमीशन की डिटेल याद रखनी है। डीकमीशन तो पहले कर दिया गया था, लेकिन अब क्या होगा, इस गुलदार जो फालतू में खड़ा हुआ है, इसको बेटा इंडियन नेवी पूरी तरीके से महाराष्ट्र पर्यटन निगम को सौंप देगी। बस ये क्वेश्चन है। अगर पेपर में आ जाए भारत का पहला, याद रखना बेटा, भारत का पहला आईएनएस म्यूजियम कहां पर बनाया गया, तो क्या करोगे, तो याद रखना बेटा आईएनएस गोमती में बनाया गया है। और कहां पर, लखनऊ के अंदर। पहला क्वेश्चन लिखिए। अब इसमें बेटा टॉपिक क्या है, टॉपिक देखा जाए तो बेटा टॉपिक आपका म्यूजियम है। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर सारे म्यूजियम हम लोगों को पढ़ा दो, और मेरा जवाब क्या होगा, और बहुत से बच्चे मुस्कुराएंगे और ये कहेंगे सर हमारा पूरा टॉपिक कवर है। आज के कुछ दिन पहले ही यानी कि 4-5 दिन पहले ही एक करंट अफेयर में बेटा म्यूजियम न्यूज में था। उस म्यूजियम के साथ में मैंने लास्ट के 2 से 3 साल पुराने जितने म्यूजियम हैं, और भारत के हिस्ट्रिकल म्यूजियम, पहला म्यूजियम, सबसे बड़ा म्यूजियम, छोटा म्यूजियम, बेटा जो जो भी ऐसे म्यूजियम बन सकते हैं उनके बारे में पूरी डिटेल आप लोगों को मैंने पढ़ाई है। कब बेटा, रिसेंटली। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको बहुत कायदे में पढ़ाया है, अगर आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है, रिसेंटली। तो इस प्रकार से पूरा टॉपिक कवर हो गया। अब इसमें मैं जो टॉपिक कवर कराने वाला हूं वो क्या है बेटा, वो है आपका म्यूजियम, नहीं ये तो हो चुका है। इसमें टॉपिक है आईएनएस। बहुत दिन से मैंने आईएनएस जो न्यूज में है वो पढ़ाई नहीं है, तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा आईएनएस वाला डाटा। तो सबसे पहले लिखिए, आईएनएस गुलदार बनेगा अंडर वाटर म्यूजियम, भारत का पहला, मुंबई महाराष्ट्र में। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, आपके सामने है रिलेटेड टू आईएनएस। हाल ही में समाचारों में देखा गया आईएनएस सूरत का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। इन्होंने ये पूछा है आईएनएस सूरज जो न्यूज में है वो है क्या। ये बेटा न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, या फिर बेटा शिवालिक क्लास स्टील मल्टी रोल फ्रिगेट है, या फिर स्टील डिस्ट्रॉयर है, या फिर बेटा कलवरी क्लास सबमरीन है। तो याद रखना ये डिस्ट्रॉयर है। क्या है बेटा, पावरफुल डिस्ट्रॉयर है, डिस्ट्रॉयर। अगला है प्रोजेक्ट P75, मैं बहुत तरीके से पढ़ा चुका हूँ। प्रोजेक्ट 15B और 75 P75 दोनों में पढ़ा चुका हूँ क्योंकि ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्रोजेक्ट 75 के तहत, P75 के तहत भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी और अंतिम स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या था, पढ़ चुके हो, क्या नाम था बेटा, वशगीर इसका नाम था। अगला क्वेश्चन था बेटा, लॉर्सेन एंड टर्बो एलएनटी ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया था। हाल ही में बेटा आईएनएस उत्कर्ष लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है चौथा, किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत लॉन्च किया है। बेटा विक्रांत किसने बनाया था, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बेटा आईएनएस विक्रांत बनाया गया था। एक विक्रमादित्य और एक विक्रांत है। हमारे भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ठीक है। कितने भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर, 2, ठीक है। तो याद रखना बेटा, एक का नाम है, हाल ही में जो लॉन्च हुआ है वो है विक्रांत, बेटा बनाया विमान वाहक है, और ये बनाया था कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। अति आवश्यक और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपका आज का खत्म। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेटा नयान, इसका नाम है नयाना अमृतम 2.0 नामक एक एआई संचालित नेत्र जांच पहल को लॉन्च कर दिया है। बेटा पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, पढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, ये जो आपके सामने इन्होंने एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस प्लेटफॉर्म है। ये बेटा याद रखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस क्या है बेटा, एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है। लेकिन क्या आपने इस क्वेश्चन को पढ़ने में एक बात देखी, 2.0 का मतलब है 1.0 लॉन्च हो चुका है बेटा। 1.0 इन्होंने काफी पहले लॉन्च किया था, ये बात है 2023 की। 1.0 किस लेवल पर काम करता था बेटा, डायबिटीज, जिन लोगों को साथियों शुगर हो जाता था उसकी जांच करने में आवश्यक था, जिसने अच्छा काम किया है। अब जब इन्होंने इसका बेटा 2.0 किया है तो ये किससे संबंधित है बेटा, याद रखना आई डिजीज। ये अब की बार बेटा किससे संबंधित है, तो आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार की बेटा कोई भी इश्यूज वगैरह होते हैं तो बेटा आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार की डिजीज होती है, उस डिजीज को बेटा जांच करने के लिए काम करेगी। इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने वाला भारत का कौन सा राज्य बना है, तो आपका आंसर रहेगा सर जी केरल सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसमें और कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको पढ़ा सकूं, सिर्फ वन लाइनर ही डाटा आपको याद रखना पड़ेगा कि वर्तमान में जिसका नाम है नयाना मृतम 2.0 नामक एक एआई संचालित बेटा जांच, ये किससे संबंधित है, आंखों से संबंधित है। लॉन्च किसने किया है, केरल गवर्नमेंट के द्वारा। वन लाइनर क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें नहीं है जो मैं आपको साथियों पढ़ा चुका हूँ, कुछ भी नहीं, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डाटा जो आपके सामने है। अब बहुत से बच्चे करंट अफेयर में क्या पढ़ते हैं,
केरल के बारे में। केरल के राज्यपाल का नाम क्या है, मुख्यालय का नाम क्या है, वो चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है। जो कभी भी आरिफ मोहम्मद खान, पिनराई विजयन मुख्यमंत्री, ये क्वेश्चंस पेपर में पूछता ही नहीं है। चीफ मिनिस्टर या गवर्नर के वही आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं जो न्यूज में रहे हों। अब ये केरल ऐसे न्यूज में नहीं है, वो फैक्ट के साथ न्यूज में रहे होंगे कि इस गवर्नर ने एक ई बुक लॉन्च कर दी, किस राज्य के गवर्नर थे, तो आपको ये इसका डाटा पता होना चाहिए। लेकिन आप हर क्वेश्चन करंट अफेयर में सब यही अगर पढ़ते रहोगे तो वो उसका पढ़ोगे जो एग्जाम में आता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि विशाल सर कह रहे हैं इस पे, नहीं, पेपर उठा के देख लो, मैं बीच में कभी नहीं आऊंगा। मैं अपनी बात तो ही बोलता हूँ जब आपके पेपर में आती है। पेपर उठाओ, फिर देखो, अगर बात सही लगे तो बोलो हाँ सर बात बिल्कुल सही कही थी, वरना आपकी मर्जी है। तो आंसर आपका केरल बन गया, इसलिए मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ, कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन केरल के बारे में क्या होगा आप वो सुनो। सबसे पहले आपको बेटा ये आपका एक प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस प्लेटफॉर्म याद रखना जो केरल ने लॉन्च किया है, ठीक है। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, लिखना मत कॉपी में। पेपर में आ जाए 2024 में परामुला पैरनल एनुअल फेस्टिवल किसने मनाया था, सिर्फ इतना लिखिए बेटा, परामुला पेरनल फेस्टिवल। पैरामूला पेरनल फेस्टिवल जो है एनुअली मनाया जाता है, साल में एक बार। कौन सा राज्य मनाता है, तो आंसर आपका रहेगा सर केरल गवर्नमेंट मनाती है। जैसे दिवाली होती इसी प्रकार से पेरनल पेरनल फेस्टिवल। क्या नाम है इसका बेटा, पैरामाला पेरनल फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन सोचिए और देखिए साथियों, प्रख्यात लेखक टी पद्मनाभन कहाँ के हैं, केरल के हैं, और इनको क्या मिला है, केरल ज्योति पुरस्कार 2024। तो पेपर में आ जाए केरल ज्योति पुरस्कार 2024 किसको मिला है, तो ये पुरस्कार एक तो लेखक को दिया जाता है और इनका नाम है पी पद्मनाभन। ये भी याद रखें कि ये पुरस्कार लेखकों को ही दिया जाता है। वर्तमान में बेटा केरल के प्रख्यात लेखक को दिया गया। केरल टू लॉन्च बेटा मल्टीलिंगुअल माइक्रो साइट टू प्रमोट रिलीजियस टूरिज्म। बेटा विभिन्न प्रकार, हर राज्य में विभिन्न प्रकार के धर्मों से संबंधित मंदिर हैं, सिख हैं, मस्जिदें हैं, इत्यादि हैं। तो इनमें बेटा जो बाहर के लोग आते हैं पर्यटन के लिए, उनको भाषा समझ नहीं आती। केरल के अंदर मलयालम बोली जाती है, उनको समझ नहीं आती, तो इन्होंने क्या किया है, एक माइक्रोसैट लॉन्च कर दी है, मल्टीलिंगुअल का मतलब है विभिन्न भाषाओं में। तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है, अलग तरीके का। सर जी अगला क्वेश्चन है, केरल बेटा रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म बैग गोल्ड एट नेशनल अवार्ड इवेंट। तो याद रखना बेटा वर्तमान में गोल्ड, ऐसे समझिए गोल्ड मेडल या फिर गोल्ड टैग किसको मिला है, टूरिज्म के लिए, ताकि इन्होंने ग्रीनरी पर ध्यान दिया है, केरल सरकार को मिला था। अगला क्वेश्चन साथियों, अगर कह दिया जाए भारत का पहला राज्य बताओ जिसने बेटा हैव हॉल बेटा आपके हॉल मार्किंग मार्किंग सेंटर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। भारत का ऐसा राज्य बताइए जिसने अपने सभी जिलों में जितने सुनार होते हैं जो सोना बेचते हैं उनको बेटा 5 टैग दिए हैं। कौन कौन से 5 टैग बेटा, एक तो सबसे पहले आप बिग लोगो लगाओगे अपना जो बेचोगे। 2 पर बेटा फिटनेस उसकी क्या है उसके बारे में लिखोगे। हॉलो मेकिंग सेंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क उस पर होना चाहिए। ईयर कोड लेटर, उसके अंदर बेटा ईयर से रिलेटेड कोड होना चाहिए। और ज्वेलरी जो होती है बेटा जहां से लिया है उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क होना चाहिए, ताकि सोना अगर आपने बेटा कि नकली बेच दिया या ऐसा कोई कुछ भी काम किया तो आपको तुरंत पुलिस पकड़ सके। ये है केरल गवर्नमेंट, ठीक है। ये 5 प्रकार के डाटा को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बेटा, सोने पर लागू करने वाला वो बना है केरला। सर जी केरल बिकम फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस बेस्ड ऑन बैंक रेट। बेटा जो आपको गोल्ड जो होता है सोना मिलता है, देखा होगा अलग अलग शहरों में, या इस ये दुकान वाला सोना इस रेट से दे रहा है, वो सोनार उस रेट पे दे रहा है। बेटा सोने की दर तय करने के लिए भारत की उस राज्य की बैंक जो होंगी वो उसकी दर तय करेंगी। ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है कि सोना जिस रेट पे बेचोगे वो दर बैंक तय करेगी। ध्यान रखिए आपके सामने है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस केरल बनाता है भाई साहब। अगला है बेटा गुवाहाटी, आपके सामने है गुवाहाटी यानी कि आईआईटी गुवाहाटी प्रोड्यूस फर्स्ट एवर मेड इन बेटा इंडिया आपका मैनहोल क्लीनिंग रोबोट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं बेटा, आईआईटी जो गुवाहाटी है उसके द्वारा एक एक बेटा एक सेशन लॉन्च किया गया, एक मशीन लॉन्च की गई जिसका नाम है बंदी कोट। नाले नालियां या फिर गटर इत्यादि जो होते हैं, ठीक है, इनको सफाई करने के लिए इसमें बेटा आदमी घुसता है फिर बाल्टी से कचरा निकालता है, देखा होगा आपने अपने यहाँ पर। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब मशीनों का प्रयोग किया जाएगा। और ऐसा मशीन जो इस पर काम कर सकती है, भारत की पहली नहीं दुनिया की पहली बनी, जिसका नाम है बंदी कोट। इसको आईआईटी गुवाहाटी ने लॉन्च किया है। परंतु कौन सा नगर निगम यूज करने वाला भारत का पहला नगर निगम बना है, तो आपका आंसर बेटा क्या होगा, तो भारत का पहला नगर निगम बना है तिरुवनंतपुरम नगर निगम। भारत का पहला जो बंदीकोट मशीन का प्रयोग करता है नाले नाली इत्यादि साफ करने के लिए। अच्छा क्वेश्चन है बहुत ज्यादा।
चलिए अगला आज का क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस क्षेत्र से संबंधित बेटा मिलिंद रेगे का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? वन लाइनर क्वेश्चन। तो ये बॉक्सर थे, ये बेटा किसान थे, ये क्रिकेटर थे। तो आपको आंसर याद रखना, ये क्रिकेटर थे और अभी हाल ही में इनका क्या हो गया है? निधन हो गया 76 वर्ष की उम्र में। कोई पुरस्कार इत्यादि इनको नहीं मिला है। खत्म, वन लाइनर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किसके द्वारा लिखी पुस्तक बेटा लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन किया गया? हमारे भारत ने मॉम मॉम ऑर्बिटर मिशन 2013 में लॉन्च किया था और 2025 में लॉन्च करने वाला है। तो इसके आधार पर एक पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक को सर जी किसके द्वारा लिखा गया है? इस पुस्तक को लिखा है नामिता गोखले के द्वारा। किसके द्वारा? नामिता गोखले के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, नामिता गोखले बहुत फेमस लेखक हैं और इनकी अब पुस्तक आ चुकी है। सोचो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, क्वेश्चन पेपर में क्या बनेंगे कि नामिता गोखले की अन्य कौन कौन सी पुस्तकें हैं। टेंशन मत लेना, मैं ही पढ़ाऊंगा स्टैटिक में। ठीक है, तो याद रखिए, रिसेंटली द बुक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज रिटन बाय हुम हैज बीन रिलीज्ड। तो आंसर नामिता गोखले। क्वेश्चन बेटा पूरी तरीके से कैसा हो जाता है? नामिता गोखले की पुस्तक से समाप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़े। इसी से रिलेटेड हाल ही में एक और पुस्तक बेटा लॉन्च हुई है, इंडिया रेसिस्टेंस द मोदी डिकेड। बुक लॉन्च सेरेमनी विद बेटा अमित शाह ने इसको पूरी तरीके से लॉन्च किया था। और बेटा ये याद रखना किससे रिलेटेड है? सबसे बड़ी बात, इसको लिखा किसने? ऐश्वर्या पंडित के द्वारा। बेस्ड ऑन, तो याद रखना बेटा, निर्मला सीतारमण को रीफॉरवर्ड की गई है। किसको? निर्मला सीतारमण को लॉन्च की है बेटा अमित शाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, 4 से 5 पुस्तकें मैं आपसे पूछूंगा। किसने द एडवेंचर्स ऑफ एंड आ मम्मा एंड फाइंड्स अ होम पुस्तक लिखी है? इस पुस्तक को आलिया भट्ट ने लिखा था। किसने लिखा था? आलिया भट्ट ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसकी आत्मकथा? हाँ, किसकी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स आकुटी क्रिकेट फ्रॉम आकुटी क्रिकेट स्टोरी हैज बीन लॉन्च्ड। इस पुस्तक को लॉन्च किया है, तो आंसर रहेगा आपका आर अश्विन के द्वारा। आर अश्विन के द्वारा। सर जी किसके द्वारा लिखित अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो आपका आंसर रहेगा अल्पना किलावला के द्वारा। अल्पना किलावला के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, किसने अपने आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स को लॉन्च किया है? एक पुस्तक लॉन्च हुई है जिसका नाम है बेटा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो आपका आंसर रहेगा बिल गेट्स के द्वारा। तो क्या याद रखोगे बेटा? हु हैज लॉन्च्ड हिज ऑटोबायोग्राफी सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स। इस पुस्तक के लेखक का नाम बनेगा बिल गेट्स। खत्म क्वेश्चन। आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर के पास है? तो बेटा 14,000 सबसे तेज मतलब सबसे कम इनिंग्स में 14,000 का टारगेट और भी लोगों ने पूरा किया है, लेकिन बेटा सबसे कम पारियों में इस टारगेट तक पहुंचने वाले व्यक्ति का नाम बना है विराट कोहली, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक शतक भी जड़ दिया है। ये बात है बेटा 23 फरवरी की और आज 25 तारीख है। अगर इसकी मैं डिटेल आपको बताऊं तो आपके सामने है, मैं आपको पूरी डिटेल इसमें मैं अगर लिखाऊंगा तो मजा नहीं आएगा, मैं आपको लिख कर देता हूं ताकि आपकी बात की प्रॉब्लम भी दूर हो जाए। एक बार इसको अपने स्क्रीन पर देखो। एक मिनट रुकना, शायद चार्जर हिल गया है, एक मिनट रुकना। हो रहा है। हाँ देखो, आपके सामने है एक डाटा, आराम से पढ़ लो इसको। पाकिस्तान ने भारत को 50 ओवर में 242 रनों का लक्ष्य दिया था। 23 फरवरी को दुबई में ये मैच हुए हैं। होस्ट हो रहे हैं दुबई और अब बेटा पाकिस्तान में, लेकिन जितने भी मैचेस भारत खेलेगा पाकिस्तान के साथ, वो पाकिस्तान में नहीं खेलेगा, दुबई में खेलेगा। इंडिया है भाई, सिक्योरिटी पर्पज। तो बेटा विराट कोहली ने शानदार नाबाद शतक नाबाद 100 के साथ भारत को जीत का नेतृत्व किया और पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। मुद्दे की बात है भैया, ध्यान रखिए। 6 विकेट से हमारा बेटा पाकिस्तान हारा। नाबाद 100 कुल मिलाकर नाबाद बेटा रन उन्होंने बनाए और बिना आउट हुए पवेलियन लौट गए। ग्रुप ए लीग मैच में पाकिस्तान के खिलाफ लीग के साथ भारत ने 9वीं आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, ग्रुप ए के लिए। पाकिस्तान मैच में विराट कोहली द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड सोचो ध्यान से। 3 पुरुष क्रिकेटरों नाम भारतीय सचिन तेंदुलकर, श्रीलंका के कुमार संगकारा और विराट कोहली ने वनडे में 14,000 से अधिक रन बनाए हैं। 3 खिलाड़ी आपको बेटा कुल मिलाकर याद रखने हैं, विराट कोहली, तेंदुलकर और बेटा आपके कुमार संगकारा, जिन्होंने
14,000 का अब तक का डाटा क्रॉस किया है वनडे इंटरनेशनल में। आगे जब आप बढ़ोगे, सचिन तेंदुलकर तेंदुलकर ने अपने 350वीं पारी में, उन्होंने 350वां ओवर खेला, 350वीं पारी खेली, और संगाकारा ने बेटा 378वीं पारी में 14,000 रन का मील का पत्थर हासिल किया था। इससे पहले रिकॉर्ड किसके पास था बेटा? तेंदुलकर के पास, परंतु 350वीं पारी में। उसके बाद बेटा ये रिकॉर्ड था 378वीं पारी में, किसके पास? कुमार संगकारा के पास, 14,000 रन का। लेकिन जब बात आती है कोहली साहब की, तो बेटा सबसे कम 227वीं पारी में ही 14,000 का डाटा क्रॉस करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं दुनिया के। गेंदों के मामले में विराट तीनों में से सबसे तेज हैं। देखिए, विराट ने 14,000 रन 14,984 गेंदों में बनाया है। सोचिए बेटा, 14,000 रन जैसे विराट कोहली को के कवर हुए तो देखा गया कि 14,984 बॉलों में, जबकि तेंदुलेकर ने 16,292 में 14,000 रन बनाए, और बल्कि संगाकारा ने 17,789 बॉलों में बेटा 14,000 रन क्रॉस किए थे। कितना अच्छा डाटा है। देखो, ये 16,000 पर, वो 17,000 पर, और कोहली ने सिर्फ 14,984 गेंदों में ये डाटा क्रॉस कर दिया। वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले सूची में विराट विराट सचिन तेंदुलकर के बाद तीसरे स्थान पर आते हैं। देखिए, जिन्होंने 18,426 और संगकारा के 14,232 रन बेटा मिलकर बनाए हैं। खैर, इतना इंपॉर्टेंट ये वाला डाटा नहीं है, आगे बढ़िए। फिलहाल विराट ने वनडे में 14,000 कुल विराट कोहली के रन कितने हैं अब वर्तमान में वनडे इंटरनेशनल में? 14,085 रन है। सबसे ज्यादा वनडे शतक में विराट के नाम सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने का रिकॉर्ड भी है। पाकिस्तान के खिलाफ उनका शतक उनका बेटा शतक 51वां वनडे शतक था। उन्होंने 2023 में आईसीसी वनडे विश्व कप के दौरान सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया था, जब पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 51वां शतक जड़ा था। ये भी डाटा आपको याद रखना है। आगे बढ़िए बेटा, पूरे क्वेश्चन के साथ यहाँ पर डाटा हमारा कवर हो जाता है। एक मिनट रुकना, एक और पेज है लास्ट। एक भारतीय क्षेत्र रक्षक द्वारा वनडे में सबसे ज्यादा कैच। विराट कोहली का 157वां कैच कुलदीप यादव की गेंद पर पाकिस्तान के नसीम शाह का था। श्रीलंका के महेश जयवर्धने 218 कैच के साथ शीर्ष पर हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग 160 कैच के साथ दूसरे नंबर पर हैं। विराट 158 कैचों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। हमारे भारत के अंदर बेटा सबसे ज्यादा कैच लेने का खिताब जो है वनडे इंटरनेशनल में, वो विराट कोहली के पास है, 157 कैच। लेकिन पूरी दुनिया में टॉप पर बेटा श्रीलंका के महिला जयवर्धन 218, जबकि ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग 160 और विराट कोहली 157। विराट कोहली साहब इनका रिकॉर्ड तो तोड़ देंगे, हो सकता है 3 कैच लेने के बाद। फिर बेटा आगे जय महिला जयवर्धन तक वो नहीं पहुंच पाएंगे, तब पर रिटायरमेंट आ जाएगा। ये डाटा आपका कंफर्म है। हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए, परंतु बेटा 40 50 58 कैच कहाँ से ले लेंगे। खैर, जो भी है, ये आपको मैंने पूरा डाटा बेटा पढ़ा दिया है कि अभी हाल ही में क्या हुआ है। आइए, ये स्पोर्ट्स का क्वेश्चन था, तो 4 से 5 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के। कौन सा देश 2025 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी करेगा? कौन सा देश बेटा इसकी मेजबानी करेगा? तो याद रखना, जापान नहीं बेटा, चाइना मेजबानी करेगा। कौन सा देश 2025 में एशियाई शीतकालीन हो चुके हैं, भारत ने कोई भी पदक नहीं जीता? हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है, अभी पढ़ाया था 2-4 दिन पहले ही। किस खिलाड़ी ने 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है? बेटा जेनिक सिनर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, 2025 में फीफा क्लब वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा। अगला है बेटा चौथा, 2025 में किस देश ने एएफसी एशिया कप जीता था? सऊदी अरबिया के द्वारा, एएफसी एशिया कप। अगला था पांचवा, 2025 में किस शहर ने विश्व एक्वाटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की थी? बेटा वर्ल्ड एक्वाटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी 2025 में जिस देश ने की, उसका नाम था बेटा बेंगलोर। ये जो क्वेश्चंस होते हैं स्क्रीनशॉट क्वेश्चंस, ये लिखे नहीं जाते हैं, सिर्फ देखे जाते हैं। और जो बच्चे इन क्वेश्चंस को देखते हैं, ये क्वेश्चन तो मुझे पहले कभी पढ़े ही नहीं, तो सोच लो आपकी करंट अफेयर जीरो है। ये वो क्वेश्चन है, हर करंट के नीचे मैं 4 से 5 क्वेश्चन उसी से रिलेटेड डाल देता हूँ। कोई ऐप लॉन्च हुआ तो 4 से 5 ऐप डाल दिए पुराने वाले, वो भी एमसीक्यू के माध्यम से। ये नहीं कि वन लाइनर डाल दो, पेपर वन लाइनर नहीं होता, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बनाता हूँ, ताकि आपको, मुझसे तो मेहनत होती है, हर सोच के देखो क्वेश्चन बनाने में, हर क्वेश्चन के नीचे 4-5 क्वेश्चन बनाने में कितनी मेहनत होती होगी, लेकिन मैं फिर भी लेके आता हूँ ताकि आपका क्वेश्चन डायरेक्ट हिट हो जाए एग्जाम में। होता है, ठीक है। इस प्रकार से बेटा 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर के आपने मेरे साथ पूरी तरीके से यहां तक आपने कवर कर लिए हैं, ठीक है। चलते हैं आज की बेटा गतिविधि सीरीज पर। टॉप 25 क्वेश्चंस करंट अफेयर से रिलेटेड हैं आपके सामने।
कुश्ती में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। ओलंपिक पदक कोई भी। पूरा टॉपिक ऑलरेडी आपका कवर हो चुका है स्ट्रेटेजी के। पूरा टॉपिक कब? अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरा टॉपिक, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल पर मेरा फोकस था। तो आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन का बेटा? साक्षी मलिक। किस वर्ग में जीता, किस खेल से है, किस राज्य से है, 2016 में जीता, क्यों जीता, 58 किलोग्राम के वर्ग में, सब कवर है पहले से, कुछ भी सोचना ही नहीं है। कुल कितनी महिलाएं बन चुकी हैं, 9 मनु भाकर लास्ट लेटेस्ट, सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको एक हफ्ते में ही। 2025 में अंतर जो बच्चों ने एक साल से तैयारी आरपीएफ कांस्टेबल कर रहे हैं ना एग्जाम, वो फॉर्म फिल करने के बाद, उनकी तैयारी और आपकी एक हफ्ते की तैयारी बराबर है। कि उन्होंने जो डाटा कवर किया है, चीटा मन का सीटा रटा है सब कुछ, और आपने सिर्फ मेरे साथ समझा एक हफ्ते में और कुछ नहीं। आपका सुर उनसे ज्यादा रहेगा, वो मेरिट में कभी नहीं पहुंच सकते, बस इतना याद रखिए। 2025 में अंतरराष्ट्रीय की वो पेपर में कंफ्यूज होंगे और आप कंठस्थ। 2025 में अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कारों के 25वें संस्करण की मेजबानी किस शहर ने की थी साथियों? जयपुर के द्वारा की गई थी। सॉरी, जयपुर करेगा, करेगा, ठीक है, जयपुर करेगा 8 मार्च को। अब सही है। प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार भारत किन देश में 2 वाणिज्यिक दूतावास खोलने जा रहा है? हमारा भारत, याद रखना बेटा, अभी मोदी जी गए थे तो याद रखना ट्रंप। कहां पर? ट्रंप से मिलने के लिए यूएसए में। सितंबर 2024 में फेडरल बैंक के प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो आंसर आपका रहेगा बेटा केवीएस मनियम को। एकलव्य पुरस्कार के लिए चयनित तैराक प्रत्याशा रे का संबंध भारत के किस राज्य से है? बेटा प्रत्याशा रे, जिनको एकलव्य पुरस्कार रिसेंटली दिया गया 2024 का, किस राज्य से हैं? याद रखना बेटा उड़ीसा से हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सर जी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख के रूप में जिसको नियुक्त किया गया उसका नाम क्या है? तो अमित गर्ग नाम है बेटा, आलोक रंजन नाम है, विवेक गोयगा या फिर आपके ऋत्विक रुद्रा, आलोक रंजन इनका नाम था। क्वेश्चन समझ रहे हो ना? ध्यान से समझना। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के अध्यक्ष आलोक रंजन। मिस यूनिवर्स 2024 का बेटा जो वो ताज था, किसने पहना था? तो याद रखना रेहाना सिंघा के द्वारा, रेहाना सिंघा के द्वारा, ठीक है। सर जी, कौन से 2 देश जापान सागर और ओखोस्ट ओखोस्ट सागर में संयुक्त नौसैनिक और हवाई अभ्यास कर रहे हैं? 2 देश थे, एक रशिया था, एक चाइना था। हानि और क्षति के प्रति प्रतिक्रिया कोष के प्रथम निदेशक के रूप में जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया उसका नाम था बेटा इब्राहिम चेक डोइंग। सर जी, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? खुद सोचो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? आपका आंसर बनेगा कैलाश नारायण सिंह देव। अगला है सर, वित्तीय वर्ष 2024-25 की शुरुआत तक कौन सा देश भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बन के उभरा है? ये डिटेल बेटा सिप्री द्वारा जारी की जाती है। आंसर क्वेश्चन का रहेगा आर्मेनिया। विश्व बॉलीवुड दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है बेटा 24 सितंबर को, प्रत्येक वर्ष पूरी दुनिया में बॉलीवुड दिवस के रूप में सेलिब्रेट होता है। सर जी, किसानों और उद्यमियों को सहायता देने के लिए बाना कह योजना भारत के किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? बाना कह योजना नॉर्थ ईस्ट की भाषा है और बेटा ये मिजोरम। आंसर याद रखना, बाना वह योजना है जो आपके मिजोरम से संबंधित है। अगला, 2024 में एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी एडीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? क्या बात है सर जी, जितेंद्र जे जाधव। अगला, किस कंपनी ने बेटा कलिंगनगर में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस चालू की है? बेटा टाटा स्टील के द्वारा है, ऑप्शन में हाँ है, तो याद रखना टाटा स्टील के द्वारा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के लिए बेटा S&P ग्लोबल रेटिंग्स का आर्थिक विकास पूर्वानुमान जो है वो कितना है? तो आपको याद रखना है 6.8% है। सर जी, विश्व फार्मासिस्ट दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को बेटा मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 सितंबर को। फार्मासिस्ट, अच्छा क्वेश्चन है। किस देश ने नए आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136B का अनावरण किया था? शाहिद बेटा ये आपके ईरान से संबंधित है। डेली करंट अफेयर कमाल है, जो पढ़ रहा है उसके आंसर सादे पता होंगे, जिसको नहीं पता है अब क्या ही मैं बताऊं। 55वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, भारत के अंदर सारे के सारे फिल्म महोत्सव याद रखना बेटा
गोवा में होते हैं। तो आंसर IFFI सब गोवा के अंदर, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। 55वां ऑलरेडी कवर कर चुके हो, ओपनिंग फिल्म, मिड फिल्म, क्लोजिंग फिल्म है, और बेटा बाकी सारे पुरस्कार ऑलरेडी डन हो चुके हैं, ठीक है। रोबोटिक सहायता प्राप्त सर्जरी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए किस संस्थान ने इंस्टीट्यूट के साथ साझेदारी की थी? एम्स दिल्ली। और एम्स दिल्ली का अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, रोबोटिक सर्जरी हो चुकी है, रिसेंटली पढ़ाया मैंने, ये कहाँ 2024 का है, लास्ट दिसंबर का लगभग, जनवरी का, और ये क्वेश्चन फरवरी का है। रिसेंटली कर चुका है एम्स दिल्ली, पहले समझौता किया था करने के लिए, अब कर भी चुका है सर्जरी भी। राजनाथ सिंह ने 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन की अध्यक्षता बेटा नई दिल्ली में की थी। कौन सी कंपनी भारतीय सेना को अपाचे हेलीकॉप्टर की आपूर्ति करती है? बेटा बोइंग। कौन सी कंपनी करती है? बोइंग। भारत का पहला पूर्णतः कागज रहित चुनाव किस राज्य ने करवाया है? बेटा मध्य प्रदेश सरकार ने भारत के अंदर पहली बार कागज रहित, इंडियाज फर्स्ट कंप्लीटली पेपरलेस इलेक्शन जो हुआ है बेटा मध्य प्रदेश के अंदर, कंप्लीटली पूर्णतः। विश्व समुद्री दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, 2024 में जब ये मनाया गया तो किस दिन मनाया गया? दिन तो वही होगा, 24 सितंबर को बेटा। इसकी थीम क्या थी? भविष्य की यात्रा, सुरक्षा सर्वप्रथम। भारतीय वायुसेना के अगले उप प्रमुख कौन बने हैं? एयर मार्शल बेटा, याद रखना, एपी हटा दो, एसपी धारकर। किस संस्थान ने एब्ड हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ समझौता किया था? यह समझौता बेटा आईआईटी दिल्ली के साथ किया था। 2024 में आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की 9वें संस्करण की मेजबानी जो की है बेटा, ये किसने की है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा। छोटे व्यवसाय मालिकों के लिए माई बिज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने मास्टर कार्ड लॉन्च किया था? तो याद रखना बेटा, एक्सिस बैंक के द्वारा। एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2024 में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी, अंतिम जीडीपी थी बेटा, और वो भी एडीबी के द्वारा, एडीबी, आईएमएफ, और आपका बेटा और कौन सा था वो एक संस्थान, क्रिशिल। सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है, जो लास्ट जब ईयर हो जाए तब आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने लास्ट अनुमान कितना लगाया था। सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है, टू द पॉइंट पूछता है पेपर में। परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए बेटा दिवस मनाया जाता है कि परमाणु से संबंधित जितने बेटा एटॉमिक जो सॉरी न्यूक्लियर जो वेपन्स होते हैं इनको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। इसके लिए दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। सब कहते हैं हम लोग बंद कर रहे हैं, लेकिन बनाते सब हैं। खैर, मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, पारंपरिक पारंपरिक टापू नृत्य भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था बेटा टापू डांस का, और क्वेश्चन का आंसर जो आप लोगों ने दिया था वो दिया था अरुणाचल प्रदेश। टापू डांस का जो रिलेटेड स्टेट है बेटा वो आपका अरुणाचल प्रदेश था। इस क्वेश्चन का आंसर जो दिया था वो टॉप 5 ने, और वो टॉप 5 कौन से हैं आप देख लो। नंबर 1 पर उपासना हड्डा जी, नंबर 2 पर तनु राजपूत, नंबर 3 पर अभिजीत दास, नंबर 4 पर ब्रजेंद्र प्रजापति, नंबर 5 पर विपिन तिवारी। ये 5 बेटा जो स्टूडेंट आपके सामने हैं ये कॉमन स्टूडेंट ऑफ द डे हैं, ये हमेशा टॉप पर रहते हैं हमेशा। बस कहीं से छोटी मोटी चूक हो जाती इसलिए इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा। फटाफट लो, आगे बढ़ो, कमियों पर काम करो। बहुत अच्छा डाटा है आपका। तो याद रखना, स्टूडेंट एंड कमेंट ऑफ द डे जो आपके सामने है वो आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। ये टॉप 5 स्टूडेंट ऑफ द डे हैं और एंड कमेंट ऑफ द डे हैं। आगे बढ़ोगे बेटा, सेम एज में घर के लिए क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं जिसका आंसर आप ऑफलाइन दोगे। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ राज्य कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर सबसे पुराना ज्ञात ग्रंथ माना जाता है? मनुस्मृति है, अर्थशास्त्र है, न्याय शास्त्र है, बृहन संहिता है? जो भी आंसर हो इसका आंसर आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके दोगे, जो भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होगा। जैसे क्लास समाप्त हो जाएगी, जिसने क्लास ये ऑनलाइन देख ली हो, अब क्लास खत्म होने के तुरंत बाद शॉर्ट्स वाले पोर्शन में जाना। आज की करंट अफेयर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन स्टैटिक फैक्ट के या करंट अफेयर से संबंधित जो बन सकते हैं, जो बहुत ज्यादा उपयोगी आपके पेपर के लिए है, वो जरूर देखना जाकर। डिटेल आपको यहाँ मिलेगी, और जो आपको टू द पॉइंट डाटा है 1 मिनट में सिर्फ आपको मिल रहा है, सिर्फ 1 मिनट में। तो क्वेश्चंस वो जरूर कवर कीजिएगा, बाकी मर्जी आपकी है।
ठीक है, तो ये हो गया बेटा आज का पूरा सेशन आप लोगों का कवर। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल मैं आज की सेशन को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर से ऑन टाइम पर आपकी अपनी क्लास में, डेली करंट अफेयर, और शाम को 5 PM पर डेली स्टैटिक में। तो शॉर्ट्स देखना मत भूलिएगा और शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं ऑन टाइम पर, तब तक अपनी क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।